여러분 반갑습니다. आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। 다시 한번 인사드리겠습니다. 한국에서 온 임페리얼 마스터 홍영구입니다. मेरा नाम मिस्टर होंग है और मैं इंपीरियल मास्टर हूँ, कोरिया से आया हूँ। 제가 인도는 오랜만에 왔습니다. और बहुत दिनों बाद मैं इंडिया आया हूँ। 2년 전에 우리 김대현 부회장님 같이 오기로 했었는데 제가 암이 걸려서 이제 치료받느라고 2년 동안 못 왔습니다. 그래 오늘 왔습니다. 2 साल पहले मुझे आना था मिस्टर किम के साथ, लेकिन मुझे कैंसर हो गया था, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया था। 오늘은 모처럼 와서 그런지 시간도 넉넉하게 주고 하니까 제가 좀 차분히 우리 인도를 좀 짚어 나가도록 하겠습니다. और मैं चाहूँगा कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग सा मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताऊँ। 혹시 사르노즈 마스터 분들께서는 조금 귀에 거슬리는 소리 들리더라도 질책하는 건 아니니까 기분 나쁘게 생각하지 마세요. और जो सैरन रोज मास्टर हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग होगा, लेकिन बट आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा और पूरा सुनिएगा मेरी। 인도가 시작하자마자 코로나가 오는 바람에 실질적으로 교육이 너무 부재했어요. और जहाँ तक कि मुझे पता है कि जैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ था एटॉमी और उस तुरंत कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से बहुत सारा एजुकेशन जो है लैक कर गया था हमारा। 그러다 보니까 인도가 조금 이렇게 한 발짝씩 늦게 가는데 지금부터는 이제 2배로 빨리 갈 수 있는 길이 열렸습니다. बट उस चीज़ को आप लोग अच्छे से ओवरकम किए हैं और मुझे लगता है कि और अब इस समय से आप लोग और बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ रहे हैं। 저는 애터미를 시작한 지가 이제 16년째입니다. और ये मेरा 16 साल हो गया है एटॉमी में। 지금부터 잠깐 제 소개를 한다면은 제 회원번호는 16번입니다. मेरा मेरा जो नंबर है एटॉमी में वो 16 है। 그리고 나이는 한국 나이로 올해 71살입니다. और कोरिया के हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो एज है वो 71 साल है, 71 इयर्स। 많은 나라를 저는 다녀봤습니다. और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ और बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड हूँ। 한 40개국 정도 다녀봤는데 오늘 보니까 인도가 첫째는 복장이 너무 좋아졌어요. और पहले से देखा जाए तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। 그리고 몇 년 전에 보신 분들이 상당히 많이 계세요. और पहले के मुकाबले लोग भी ज़्यादा हो गए हैं। 그런데 스타 마스터가 한 분밖에 안 계신다니까 좀 और जहाँ तक 안타깝습니다. मुझे पता है कि स्टार मास्टर सिर्फ एक ही है यहाँ पे। 오늘 제가 강의 드릴 내용은 어떻게 하면 스타 마스터를 빨리 가고 왜 가야 되는지를 설명드리겠습니다. और मैं अब आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको स्टार मास्टर क्यों जाना चाहिए और कैसे जल्दी जा सकते हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। 끊임없이 지나가는 동안 올라갈 때 저때 못 가주면은 팀이 정체가 됩니다. 팀이 스톱이 된다. और अगर आप लोग का जो स्पीड है वो अगर लगातार पेस बना हुआ रहेगा तो आप लोग बहुत जल्दी चले जाएंगे, लेकिन अगर वो स्टॉप होता है, रुकता है, कहीं पे रुकता है, तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है फिर से स्टार्ट करने में। 그래서 우리는 이제는 그것을 벗어나서 앞으로 가자는 것입니다. और ये एक टाइम था कोरोना के टाइम पे जो ऐसा हुआ था, बट अभी जो है हम लोग एकदम लगातार और एक स्पीड से बहुत आगे तक बढ़ते हुए निकलेंगे। 제가 애터미 하기 전에는 젊은 시절에는 좋은 직장에 다니고 있었습니다. और एटॉमी ज्वाइन करने से पहले जब मैं यंग था तो मैं एक अच्छा जॉब कर रहा था। 그러다가 직장 생활 해가지고는 부자가 되지 않겠다는 생각 때문에 제가 직장을 그만두고 사업을 시작했습니다. और मुझे लगता था कि बिजनेस मतलब कि जॉब करते करते आई कांट बी रिच, तो इसलिए मैंने बीच में जॉब को छोड़ा और उसके बाद अपना एक आई स्टार्टेड माई इंडिविजुअल बिजनेस। 가구 공장을 했었는데 상당히 잘 됐습니다. और जब स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छा चला था मेरा बिजनेस। 그런데 제가 39살 때 공장에 불이 나서 2시간 만에 쫄딱 망했습니다. लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आया जहाँ पे मेरा बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो गया। 그때까지 한 번도 실패라는 걸 해본 적이 없기 때문에 또다시 하면 된다고 생각했습니다.
और मुझे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं था कि फेल होना क्या होता है. 그런데 그때부터 저한테는 암흑의 시대가 왔습니다. लेकिन उसके बाद फिर एक नया टाइम स्टार्ट हुआ. 약 한 13년 동안 하는 쪽쪽 망했습니다. लगभग 13 साल तक जो है मैं फेल ही होता गया. 그래서 이것도 안 되고 저것도 안 되고 하면은 다 망했으니까. और मतलब मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, ऐसा वैसा, इधर का बिजनेस उधर का बिजनेस, बहुत सारा ट्राई किया, लेकिन कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया. 그러다 보니까 어느덧 나이가 50 중반이 됐어요. और इस तरह से करते करते लगभग मेरी एज जो है ऑलमोस्ट 50 साल की हो गई. 그래서 김성일 임페리얼이 저한테 전화를 했습니다. बट मुझे मिस्टर किम मिले जो इंपीरियल मास्टर हैं. 한국에서 이러한 회사가 생기는데 같이 동참하지 않겠느냐고 연락이 왔습니다. तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि इस तरह का एक कंपनी है, तो क्या तुम साथ में मेरे काम करना चाहोगे. 그래서 무엇을 파는 회사인지 물었습니다. लेकिन वो कंपनी क्या करती थी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. 건강식품하고 화장품이라는 겁니다. तो उन्होंने कहा कि वो हेल्थ सप्लीमेंट्स का है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी है. 그래서 지금이야 좀 그래도 임페리얼이니까 봐줄만 하지만은 그때는 몸무게 50kg도 안 나가고 얼굴도 새카맸습니다. और लेकिन अभी तो मैं थोड़ा ठीक भी दिख रहा हूँ, लेकिन उस समय में मैं बहुत ही मेरी हालत खराब थी. मैं उतना अच्छा दिखता भी नहीं था, मेरे अंदर उतना एनर्जी भी नहीं था. 주머니에 만 원짜리 한 장이 없었습니다. और मेरे पास और ऐसा कुछ भी अवेलेबल चीज नहीं था जिससे कि मैं और कुछ अलग सा काम कर पाऊँ. 그런 제가 화장품이나 건강식품을 어떻게 팔 수 있느냐고 이야기했습니다. और मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे इस ब्यूटी प्रोडक्ट्स को और हेल्थ सप्लीमेंट्स को मैं कैसे बेच सकता हूँ. 그랬더니 그럼 안 해도 좋으니까 와서 우리 회장님 강의 한 번만 들어달라고 했습니다. तो उन्होंने कहा कि बेचने की जरूरत नहीं है, तुम आओ और हमारे सीईओ का जो है स्पीच वगैरह सुनो, उनका जो लेक्चर्स होता है वो सुनो. 그래서 그 강의를 들으러 전주까지 갔었는데 듣고 있는데 너무 황망한 거예요. लेकिन मैंने स्टार्ट किया और ये कोरिया में छोंजू नाम की एक जगह, वहां मैं जाता था इस स्पीच को सुनने के लिए. 지금의 애터미가 아니고 그 당시에는 애터미라는 회사가 막 태어나기 전이니까 아주 조그마한 한 20명이 모여있는 데서 회장님께서 임페리얼 가면 10억을 주고 에쿠스를 주고 크라운을 가면 3억을 주나 할 때게 와 뻥을 쳐도 너무 친다 이렇게 생각했습니다. और उस टाइम पे जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था कंपनी, और लगभग एक छोटी सी जगह थी और उस पे 20 लोग के बैठने का लगभग सिटिंग अरेंजमेंट था. और वहाँ पे उन्होंने बताया, सीईओ बता रहे थे कि अगर आप क्राउन में जाते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा, सेल्स में रहते हैं तो इतना पैसा मिलेगा. तो वो सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. 그런데 세미나 끝날 무렵에 회장님께서 정리를 하면서 첫 번째 직급인 세일즈 마스터만 가면 한 달에 200만 원이 된다는 겁니다. और जैसे ही वो सेमिनार खत्म हुआ तो मैंने सब कुछ अरेंज किया और मैं देखा कि मैं सेल्स मास्टर तक जाऊंगा तो मैं लगभग 20,000 मानवन के आसपास जो है मैं कमा सकता हूँ. 그때 저는 한 달에 100만 원도 못 벌었으니까 그 소리가 귀에 들어왔죠. और मेरी इनकम बिल्कुल भी बहुत कम थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना पैसा भी मेरे लिए बहुत अच्छा था. 그래서 이 정도거든 할 수 있겠다는 생각으로 시작을 했습니다. और मुझे लगा कि चलो कम से कम यहाँ से तो स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने वहाँ से अपना काम स्टार्ट किया. 그래서 시작하자마자 바로 15일 만에 판매사를 달성했습니다. और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के 15 दिन के अंदर जो है मैं सेल्स में आ गया था. 그러고 나서 또 15일 만에 다이아몬드 마스터를 갔습니다. और फिर उसके और 15 दिन के बाद मैं डायमंड मास्टर्स बन गया था. 제 직급 현황을 보면은 저는 세일즈 마스터는 0회로 되어 있고 다이아몬드 마스터는 2회로 되어 있습니다. 왜 그렇게 했냐 했더면은 저는 그때 너무 가난했기 때문에 진짜 빨리 돈을 벌고 싶다는 간절한 마음에 그 집에 안 들어가고 센터에서 잠을 잤습니다. और मैं उस समय में मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि मैं मतलब काम करता था और सेंटर में ही सोता था. 아무리 해도 돈은 안 벌어졌습니다. और स्टार्टिंग में जो है
बहुत मुश्किल हुई और पैसा भी उतना नहीं था कि मैं पैसा कमा पाऊँ उतना। 그래서 혼자서 하면 죽어도 안 되니까 석세스 아카데미라는 걸 오라 그래서 이제 갔습니다. और क्योंकि और बस अकेला हूँ और तो फिर क्या कर सकता हूँ, मर तो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सुना कि सक्सेस एकेडमी नाम का कोई चीज़ होता है इसमें, तो मैंने वही सोचा कि सक्सेस एकेडमी जाता हूँ। 그때 석세스 아카데미에 총 26명이 왔는데 전원이 거지였습니다. और लगभग वहाँ पे 26 लोग जो आए थे सक्सेस एकेडमी में, 차가 아무도 없었습니다. और उस 26 लोगों में से किसी के पास भी कार भी नहीं थी। 그런 사람이 모여서 세미나를 하는데 눈빛이 살아있는 거예요. लेकिन वहाँ पे अलग किस्म का ऑरा था, सबके पास आंखों में चमक थी कि हाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं। 그때 회장님께서 1박 2일을 강의를 혼자서 하셨습니다. और उस समय जो हमारे सीईओ थे वो एक दिन, 2 दिन और 1 रात का जो पूरा सेशन था वो अकेले से उन्होंने किया था। 얼마만큼 강하시게 나왔다면 회장님이 아니고 스폰서였습니다. उस टाइम पे वो सीईओ भी नहीं थे, वो ऐसा कह सकते हैं आप कि वो स्पॉन्सर थे एक तरह से। 우리 리더들 대부분이 네트워크를 안 해본 사람들이 모여 있었습니다. और हम लोग जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो किसी को भी नेटवर्क बिजनेस का कोई भी आइडिया नहीं था। 그러다 보니까 회장님께서 사원부터 시작해서 창업 인연 모든 것을 손수 가르쳐 주셨습니다. और उन्होंने स्टार्टिंग से हमें बिजनेस कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, स्टार्टिंग से एक एक करके एक एक चीज समझाते गए। 그때 전부 다 불이 붙어서 돌아오자마자 4개월 만에 저는 사론노즈 마스터를 갔습니다. और उसके बाद से मैंने मेहनत किया और लगभग 4 महीने में मैं सेरन रोज मास्टर चला गया था। 대부분의 사람들이 모이라 그러면은 못 모이는 이유가 그 천안까지 가는 대중교통비가 없어서 못 모였던 겁니다. और जो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर फ्यूचर नहीं दिखता है, आगे कुछ प्रोस्पेक्ट नहीं दिखता है, तो वो लोग जमा नहीं होते, एक जगह इकट्ठा नहीं होते, बात नहीं करते। 그때 초창기 때는 많은 사람들이 그랬습니다. 애터미 성공자들은 왜 전부 다 거지였느냐고. और उस टाइम में बहुत लोग बोलते भी थे कि एटॉमी में जितने लोग हैं वो लोग भिखारी क्यों हैं, उनके पास किसी के पास पैसा नहीं है। 왜 그러냐고 했더니는 똑똑하고 잘난 사람들은 세미나 듣고 나면 다 집에 가버렸습니다. क्योंकि जितने ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग थे, जिन लोगों के पास और स्किल था, वो लोग जैसे सेमिनार सुनते थे वैसे ही वो लोग निकल जाते थे। 오라는 데도 없고 할 데도 없는 진짜 거지들만 앉아가지고 회장님 지시 사항대로 움직였던 거예요. और उन लोगों का कहना होता था कि ये ऐसा कुछ कंपनियों में नहीं है, यहाँ पे तो बस भिखारी 15-20 भिखारी बैठे हुए हैं, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। 그거를 완벽하게 깨우치는데 거의 1년이 걸렸습니다. बट वही जो गेम था वो हम लोगों को सक्सेस दिलाया। 회장님이 직접 만드신 이 마케팅이 지금은 전 세계에 표본이 되고 있습니다. और जो उन्होंने मार्केटिंग प्लान उस टाइम बनाया था वो अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। 애터미가 성공을 하니까, 네, 애터미가 성공을 하니까 많은 회사들이 벤치마킹에서 시작했지만은 1년도 안 돼서 다 망했습니다. और एटॉमी के स्टार्ट होने के बाद, एटॉमी के सक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने एटॉमी को बेंचमार्क मान के और अपना कंपनी स्टार्ट किया था, बट वो 1 साल भी नहीं चल पाई। 왜 그러냐 했더니는 오너가 바른 생각을 하지 않으면은 이 마케팅은 살아남을 수가 없는 것입니다. क्योंकि अगर आपका मार्केटिंग प्लान अगर सही नहीं है तो कोई भी कंपनी जो है इस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकती है। 초기에 회장님이 얼마나 우리 강하게 돌린다 했더니는 절대로 5천원짜리 이상 밥을 못 먹게 했습니다. 5천원짜리 이상. तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, उन्होंने बोला कि बस एक टाइम खाओ और मेहनत से काम करो। 그리고 한 사람씩 성공자들이 나오기 시작을 했습니다. और धीरे धीरे काम करते करते एक सक्सेसफुल आदमी लोग निकलते आए। 그때 스피치들이 다 뭐냐면은 김성일 임페리얼은 저는 대리 운전 기사 하다가 오늘 성공했습니다 이야기했고. और सबसे पहला जो हम लोगों का एक सक्सेस स्पीच दिया था, एक क्राउन मास्टर, 지금 임페리얼 마스터, अभी इंपीरियल मास्टर है, उन्होंने सबसे पहले आके स्पीच दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एटॉमी ज्वाइन करने से पहले रात को टैक्सी चलाता था। 박정수 임페리얼은 오르상 집하다 망했다 그랬고. और मिस्टर पाक जो है
वो भी जो है अनसक्सेसफुल हुए थे। 이덕우 임페리얼은 찌질이도 못난 남자라고 이야기를 했습니다. 찌질이도 못난 남자. 그 안 되겠죠. 예. 그 나중에 그냥 진짜 없고 천대받던 사람들이 다 성공을 한 겁니다. और मेरा कहने का मतलब ये है कि सही में वही वो लोग सक्सेसफुल हुए जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास एक पैसा भी नहीं था। 그때 회장님께서 뭐라고 말씀하셨냐면은 애터미가 오기 전까지의 지난 과거는 아무리 안 좋아도 이야기하지 마라 그랬어요. और उस टाइम पे हमारे सीईओ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनते हैं तब तक कुछ भी गलत नहीं बोलना है। 성공자의 과거는 초라할수록 빛이 난다. 그걸 부끄럽게 생각하지 마라 이렇게 얘기했어요. और क्योंकि जैसे ही आप सक्सेसफुल बनेंगे सब लोग आपकी तरफ देखेंगे और उसके बाद कोई आप लोगों को कुछ गलत नहीं बोलने वाला है, तो जब तक अभी बोल रहा है उसको बर्दाश्त कीजिए और बस अपना काम करते जाइए। 애터미가 오기 전에는 그 석은 중고차도 한 대 없던 사람들이 지금은 한국에서 최고 좋은 차들이 쫙 서가 있습니다. और एटोमी ज्वाइन करने से पहले वो लोग जिनको जो लोग बाकी लोग भिखारी बोलते थे वो आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं आज के समय में। 그때는 네 나인 내 나인도 없고 오로지 회장님 한 사람의 지시하에 움직이는 기계와 같았습니다. और मुझे अभी अब देखता हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक मशीन की तरह हम लोगों ने काम किया और एक मशीन की तरह पूरा पिक्चर हमारे सामने नजर आता है। 왜 그걸 믿었냐 했더면은 창업하기 전에부터 오늘날까지 회장님이 하신 말씀에 하나도 약속을 안 지킨 부분이 없습니다. बट हम लोग क्यों सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि ऐसा एक भी प्रॉमिस नहीं था जो हम लोगों ने अपने सीईओ को किया था और वो हम लोगों ने पूरा नहीं किया। 100년 가는 회사를 만들겠다, 글로벌 회사를 만들겠다, 세계 최고의 품질을 자랑하겠다, 모든 게 다 이루어졌습니다. और सीईओ ने भी जो हमसे कमिटमेंट किया था कि एक ग्लोबल कंपनी बनाएंगे, 100 ईयर्स चलने वाली कंपनी बनाएंगे और उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा, उन्होंने भी जो कमिटमेंट किया था वो भी उन्होंने पूरा किया। 지금은 본사도 멋지게 되어 있고 회사도 대기업이 되었고 보여줄 게 있지만은 그 당시는 딸랑 제품 2가지 가지고 아무것도 없는 팜플렛도 없이 들고 다니고 판매를 했습니다. अभी तो हमारे पास अलग अलग ब्रांचेज है, अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेज हैं और कंपनी भी बहुत बड़ी है, लोग भी बहुत हैं, प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं। उस समय हम लोग बस 2 प्रोडक्ट को लिए थे, 2 प्रोडक्ट को अपने हाथ से उठा के और फिर घूमते थे। 진짜 더 내려가고 싶어도 내려갈 수가 없는 사람들이 모여서 간절한 마음으로 시작을 했던 겁니다. और मैं आपको सही बताऊं तो बिल्कुल जिनके पास पैसा नहीं था, बस उनका मन साफ था, उस मन को कमिटमेंट को लेकर हम लोगों ने काम किया और आज हम सब सक्सेसफुल हैं। 그러다가 990원짜리 칫솔이 나왔습니다. 칫솔. चीजों 예. 칫솔이 나왔는데 한 개에 990원 했습니다. और एक हम लोगों का उस टाइम पे एक टूथपेस्ट आया था और लगभग 1000 कोरियन वॉन के हिसाब से लगभग 100 रुपए के आसपास का होगा वो। 그때 다른 네트워크 하는 분들이 야 990원짜리 팔아갖고 무슨 네트워크를 하냐고 저희들을 흉봤습니다. और तो उस टाइम में लोग ये भी कहते थे कि ये अब 100 रुपए का टूथब्रश लेके तुम लोग कौन सा ये मार्केटिंग बिजनेस करने वाले हो। 지금은 이렇게가 팔리는 세계적인 칫솔이 됐습니다. लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वही जो टूथब्रश है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है एटमी में। 모두들이 놀라는 일이 벌어졌던 겁니다. वो एकदम बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है कि उतना सस्ता प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा बिकता है। 그것뿐 아닙니다. 애터미 자랑하려고 하면 밤을 새서 해도 끝이 없습니다. और 밤을 새도 끝이 예. 그리고 100년을 간다는 약속의 또 한 가지 정표는 지금 애터미 본사에 병원을 짓고 있습니다. और अगर देखा जाए तो अगर उस टाइम पे हम लोग सिर्फ ये सेल्स वाला काम करते तो वो यहीं पे खत्म हो जाता, बट हम लोगों ने कंटिन्यू किया उसको और आगे बढ़ाया। 애터미 사업자들 특히 동남아 지역의 어려운 열악한 환경 속에 한국으로 오셔가지고 건강검진만 받아도 예방이 된다는 걸 알고 우리 회장님께서 지금 9월 달에 완공 목표로 짓고 있습니다. और अभी देखा जाए तो जितना भी डिफिकल्ट कंट्रीज है जिसमें जहाँ पे उतना ज़्यादा इनकम नहीं है वो लोग भी आते हैं, कोरिया आते हैं, कोरिया से प्रोडक्ट लेके भी जाते हैं और अपने इसको अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। 그리고 여러 나라에 학교를 짓고 있습니다. और अभी देखा जाए तो एटोमी जो है बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में स्कूल्स भी बना रही है। 몇 년 하고 그만둘 회사 같으면은 안 하지요. लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी होती जो
इतना ज़्यादा कमिटमेंट के साथ काम नहीं करती होती तो ये सब काम, स्कूल बनाने का काम और ये सब काम तो नहीं करती वो। 회장님이 돌아가시고 난 후에도 끊임없이 제대로 갈 수 있게끔 시스템을 지금 완성을 시켰습니다. हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने इतना इंश्योर किया है कि चाहे वो रहें चाहे ना रहें, लेकिन ये कंपनी जो है 100 साल तक लगातार चलेगी। 그 시스템이 바로 애터미의 사업입니다. और वो जो सिस्टम है वही एटॉमी का बिजनेस है। 애터미는 임페리얼이나 셀즈마스터나 상하 관계가 아니에요. और इंपेरियर हो चाहे सेल्स हो, 똑같은 수평 관계인데 하나의 팀워크가 이루어져야 사업이 성공하는 사업이기 때문에 혼자서는 수평맨이라도 성공할 수 없습니다. और ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है और कोई नीचे है तो वो अलग अलग लोग हैं। ये एक टीम वर्क है जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं और एक अकेला इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 그래서 지금부터 어떻게 하면은 빨리 성공할 수 있는지를 제가 말씀을 드리겠습니다. और कैसे जल्दी से सक्सेसफुल हो सकते हैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। 애터미는 개인의 능력이 하는 게 아닙니다. एटॉमी जो है वो अपनी बात करने की कंपनी नहीं है। 모든 것은 애터미가 만드는 시스템을 잘 지키면은 성공이 빠릅니다. एटॉमी का जो सिस्टम है उसके थ्रू आप बात करें, उस सिस्टम को फॉलो करें तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। 전 세계에 인터넷 쇼핑몰이 수없이 많은 회사들이 있습니다. और ऐसा आप बहुत सारे आप पूरे वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो ऐसा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। 흔히들 1인 기업이라 그러죠. बट वो क्या करते हैं, एक बार में सेल करते हैं आपको प्रोडक्ट। 근데 그 혼자 사면은 제품 구매하려, 홍보하려, 택배 보내려 안 돼요. अगर आप वही चीज सेम काम अगर आप अकेले से करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले एडवर्टाइज करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे। 99.9%가 망합니다. तो फिर इसमें क्या होता है कि 99.9% जो कंपनीज हैं वो बंद हो जाती हैं। 그런데 우리 애터미가 무슨 일을 하느냐? बट हमारी एटॉमी जो है वो क्या काम करती है, 애터미 홈쇼핑 세계적이죠. और एटॉमी का जो होम शॉपिंग है वो देखेंगे तो वो तो वर्ल्ड वाइड सब जगह है। 가입과 동시에 그를 무료로 드립니다. जो आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पे तो वो फी फ्री होता है। 여러분들이 장을 펼쳐드립니다. 시장을 펼쳐준다고. 시장을 펼쳐주는 거라고. वो अपने आप से उसमें आप जाएंगे तो आपको पूरा वर्ल्ड में जो है जितना भी प्रोडक्ट्स है वो आपको सब एक जगह आपको मिल जाएगा। 그럼 사장님들이 그 휴대폰을 들고 다니면서 안업시님을 소개해서 바로 그 자리에서 홍보하고 판매만 하시면 됩니다. और लोग क्या करते हैं, बस सिर्फ एक मोबाइल फोन लेना है उनको और जाना है, लोगों से बात करना है और उनको प्रोडक्ट को बेचना है, ऐसे भी कर सकते हैं। 판매만 하시면은 그 제품을 포장, 배송 모든 것을 힘든 일은 애터미가 다 해주겠다는 거예요. और क्योंकि जो आपको सिर्फ काम करना है कि एटॉमी का प्रोडक्ट बेच देना है, उसका पैकिंग का काम, उसका डिलीवरी का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम, ये सारा जो है मुश्किल काम जो है वो एटॉमी करती है। 신제품도 애터미가 다 구해다 줍니다. और जितने न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे एटॉमी में आते रहते हैं। 오로지 우리가 할 일은 홈페이지 홍보를 하고 그 홈페이지에 있는 제품 판매만 하시면 되는 겁니다. और हम लोगों का काम क्या होता है कि होम पेज देखना, होम पेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो देखना और प्रोडक्ट को सेल करने का काम होता है। 그리고 전 세계를 온라인으로 묶어놨습니다. और पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क है ये हमारा एटॉमी का, वो वन लाइन सिस्टम चलता है। 이렇게 하는 회사는 전 세계 애터미밖에 없습니다. और इस तरह से वन लाइन सिस्टम जो है वो पूरे वर्ल्ड में एटॉमी के अलावा कोई भी नहीं है। 1년에 공휴일이라고 그러는 1월 1일 하루밖에 없습니다. 공휴일. 예. 1월 1일 하루. हर एक दिन जो है एक आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, एक प्रोडक्ट बेच सकते हैं। 그 외에 각 나라마다 공휴일은 전부 다 수당이 지급이 됩니다. और जो भी एक आदमी वो खरीदेगा उसका जो भी जो पैसा होता है, उसका जो पॉइंट्स होता है वो बाकी और लोगों में डिवाइड होता जाएगा। 일요일을 제한 무슨 공휴일이든 상관없이 다 수당이 나갑니다. और वो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो किसी को प्रेस नहीं करना पड़ता कि नहीं आप बिल्कुल लीजिए ही लीजिए। कोई भी एक आदमी अगर खरीदता है तो वो उसका जो इनकम है वो अपने आप सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 애터미의 가장 좋은 점은 출퇴근을 안 하셔도 된다는 겁니다. और सबसे अच्छा जो एटॉमी में बात है वो है कि आपको कभी
कंपनी आना और कंपनी से फिर वापस घर जाना ये नहीं करना पड़ता है। 일하는 장소도 정해져 있지 않습니다. और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां आपको जाके ऑफिस टाइप से काम करना है बैठ के। 아무 곳에서나 만나갖고 이야기하면 일을 시작하는 것이고 कहीं पे भी आप किसी से भी मिल सकते हैं और कहीं पे भी काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। 또 접으면은 일이 끝나는 것입니다. और जैसे ही आप अपना काम, जैसे ही आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को, वैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है। 그런데 센터가 왜 있느냐? 여러분들이 될 수 있으면은 카페에서 만나지 마시고 센터에서 만나시기 바랍니다. लेकिन सेंटर क्यों होता है? तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लोग कहीं कॉफी शॉप या कहीं और मार्केट में लोगों से मिलने के बजाय सेंटर में मिला कीजिए। 센터에서 만나면은 바로 실물 제품을 보여줄 수가 있다는 겁니다. क्योंकि आप सेंटर में मिलेंगे तो जो वहाँ का जो प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट्स जो भी है, वो सब भी आप अपने जो न्यू पार्टनर्स हैं उनको दिखा सकते हैं। 우리는 사업자를 찾는 것보다도 소비자를 찾아야 됩니다. और बिजनेस करने वाले लोगों को ढूंढने से ज़्यादा जरूरी है स्टार्टिंग में कि आप लोगों को ढूंढिए, ऐसे मेंबर्स को ढूंढिए, मेंबर्स बनाइए। 사업자를 찾아서 물건을 사용해보고 물건이 좋아서 사업하시는 분들은 대부분 다 성공하십니다. और अगर आप ढूंढते हैं, मेंबर्स ढूंढते हैं और मेंबर्स को प्रोडक्ट अच्छा लगता है और उसके बाद वो अगर बिजनेस करते हैं तो वो लोग जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। 무작정 남들이 하니까 나도 여기에 등록해놓고 행여나 성공할까 싶어 하시는 분들이 많을 겁니다. और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप अगर लोगों को मेंबर्स बनाएंगे और आपके जो मेंबर्स हैं अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और फिर वो बिजनेस करेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। 그런 분들은 절대로 성공 못합니다. और ऐसे लोग जो जिसको आप सिर्फ प्लान करेंगे कि हाँ बस इसको बिजनेस कराना है, तो वो उस तरह से जबरदस्ती प्रेस करके और जबरदस्ती बोल के आप बिजनेस नहीं करा सकते किसी से। 우리 일은 뭉쳐서 하는 겁니다. 합쳐서 하는 거죠. और हमारा क्योंकि बिजनेस जो है वो एक साथ में चलता है, सब कंबाइंड बिजनेस है। 뭉치지 않으면은 할 수가 없습니다. और अगर सब साथ में नहीं है तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। 어떤 분은 1년 만에 성공하시는 분들도 있고 어떤 분은 5년을 가도 못 하시는 분이 있습니다. और ऐसे भी होता है कि कुछ लोग जो है वो 1 साल में ही सक्सेसफुल बन जाते हैं, कुछ लोगों को 5 साल लग जाता है सक्सेसफुल होने में। 대부분 성공을 못 하시는 분들은 자존심이 강하다는 거예요. और जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उनमें ज़्यादातर यही होता है कि उन पे कॉन्फिडेंस का कमी होता है। 우리 애터미는 나가 아닌 우리라는 개념으로 하셔야 됩니다. और तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपना इंडिविजुअल नहीं सोच के हम लोग, उरी एक टर्म है कोरियन में जिसमें बोलते हैं कि सब लोग मिलकर हम। 그래서 저는 어디 강의할 때마다 그 소리를 합니다. 애터미 사업 성공할 때까지는 자존심은 집에 놔주고 다니시라고. तो इसलिए मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ये बताता हूँ कि अगर आपका इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है तो उसको आप घर पे रख के आइए, यहाँ पे सब साथ में हम लोग काम करते हैं। एटॉमी ऐसी कंपनी है 사람이 모여 사는 사업입니다. और इंसान जो है वो सब साथ में रहते हैं। 그런데 거기서 나의 주장이 강하게 내신다고 해서 되는 게 아닙니다. लेकिन उसके अंदर जो है अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं अकेला रहूँगा और बाकी लोग अलग रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। 우리는 팀워크가 이루어지기 때문에 그 팀워크를 딱 이루어졌을 때에 비로소 진짜 실력이 발휘되는 겁니다. और अगर आप टीम वर्क के थ्रू काम करेंगे, टीम वर्क अगर आपका काम करता रहेगा, सब लोग मिलके काम करते रहें, तो सही में मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। 지금 인도에는 100년 된 사르노즈 마스터들이 있습니다. अभी इंडिया में अभी कुछ ही समय हुआ है और यहाँ पे कुछ सैरोन मास्टर्स भी हैं। 이 사르노즈 마스터 분들께서는 지금부터 집중 좀 해주시기 바랍니다. और मैं चाहूँगा कि अब आप लोगों को और थोड़ा कंसंट्रेशन से इंडिया में काम करना चाहिए। 모든 집이나 건설을 할 때에는 도면이 필요합니다. 도면. और कुछ भी काम करने के लिए हम लोगों को एक डोमेन चाहिए होता है। 그런데 우리 역시도 반드시 도면이 있어야 됩니다. और हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। 자, 지금부터 스타마스터를 가를 수 있는 것을 한번 그려보겠습니다. अब स्टार मास्टर कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा एक ग्राफ बना देता हूँ। 스타마스터는 53명이 합쳐서 가는 것입니다. स्टार मास्टर जो है लगभग 53 लोग जो
हैं उनके साथ में मिलके बनता है। 이 스타 마스터 한 명이 딱 하려면은 사론 노즈가 4명이 필요합니다. तो फिर अगर स्टार मास्टर बनना है तो सेरोन मास्टर जो है लगभग आप सेरोन रोज मास्टर 4 चाहिए होते हैं। 이때 스타 마스터 되시는 분들하고 사론 노즈 대상자들하고 5명이 회의를 하는 겁니다. और उसके बाद सब कुछ मिला इन लोगों को दोनों को मिला के जो है 5 हो जाते हैं। 이분들이 만들어 형성이 되면은 그 다음번에는 이렇게 इनका ये बन जाएंगे तो उसके बाद फिर नीचे जो है 자 한쪽만 기르겠습니다. तो फिर एक साइड में ऐसे लाइन बनता है। 다이아몬드 마스터 12명이 필요합니다. और तो फिर उसके लिए क्या चाहिए होता है, डायमंड मास्टर लगभग 12 चाहिए होते हैं। 6명 다이아몬드 마스터를 또 선정을 하면은 같이 합쳐서 회의를 해서 36명의 세일즈 마스터가 필요합니다. और ये सब अगर बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, लगभग 36 जो है 그러면 각자 6명의 36명의 세일즈 마스터를 2인 1조로 나눠서 18코드를 만들면 됩니다. और इस तरह से जो 요거는 센터에서 18 टीम की आपको जरूरत पड़ती है। 센터에서는 실명 이름을 다 써넣어야 됩니다. 이름을 다 써야 된다고 센터에서. और इसमें जो है जब आप ये बनाते हैं तो आपको सब में अपना नाम तो लिखना ही पड़ेगा। 그런데 세일즈 마스터는 두 명만 있으면 되지만은 시작해 보는 것 보면은 한 줄에 3명, 5명, 10명까지 나온 라인이 있습니다. 안 되겠어요? 그 세일즈 마스터는 많으면 많을수록 सेल्स मास्टर जो है जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए, 다 키우세요. वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 그래서 최소한 36명의 세일즈 마스터만 완성이 된다면은 스타 마스터가 됩니다. अगर 36 आपके पास सेल्स मास्टर हो जाएंगे तो फिर आप ऊपर और अपना जो है लाइन कंप्लीट कर सकते हैं। 그러면은 18개 팀이 750만 포인트, 15일 동안 750만 포인트를 하시면 되는 거예요. लगभग 70,000 पॉइंट के आसपास आपका होना चाहिए। 750만 포인트를 18개를 7.5 PV 75 lakhs PV चाहिए होता है आपको। 그리고 만드는 과정에서 이 명단 작성표가 뭐냐 했더면은 세일즈 마스터 분들이 53명이 전원이 다 쓰셔야 되는 겁니다. और इसमें जो है आपको जितने भी सेल्स मास्टर हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। 저기다가 내가 가장 친한 사람들부터 먼저 친척이든 가족이든 친구든 관계없이 내가 제일 친하다 싶은 분들부터 이름을 쭉 쓰세요. और इसमें अब लिखने के टाइम में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपसे जो सबसे ज्यादा क्लोज हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो चाहे दोस्त हो, उनका सबसे पहले नाम लिखना है। 쓰고 나서 마지막에 이 친구한테는 친한 친구니까 이번에 10만 포인트는 팔 수 있겠다 싶으면 10만 포인트를 적고 좀 어렵다 싶으면은 5만 포인트를 적고 이런. और इसके बगल में जो है आपको पॉइंट लिखना होगा कि इनका कितना कितना, अगर बहुत ज्यादा क्लोज है तो थोड़ा ज्यादा पॉइंट भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा कम थोड़ा दूर का रिलेशन में है जिससे आप ज्यादा बोल नहीं सकते हैं तो उससे कम पॉइंट भी लिख सकते हैं। 55명이 전원이 예상 포인트를 딱 만들어 보면은 이 750만 포인트 만드는데 그리 어렵지 않다는 겁니다. लगभग 70 लाख जो है पॉइंट जो है आपको टोटल बनाना पड़ेगा। 그렇게 만들어야만이 갈 수가 있습니다. और इस तरह से जब आप पॉइंट बनाते हैं, आप पहले लिस्ट बनाते हैं और पॉइंट बनाते हैं, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। 여기에서 임페리얼 가고 싶은 분들 손 한번 들어보세요. यहाँ से इंपीरियल कौन कौन जाना चाहते हैं, एक बार हाथ उठाइए। 예, 다 손 드시죠? सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, 근데 개인적으로 어떻게 가실 겁니까? 물으면 대답을 못 해요. लेकिन अगर इंडिविजुअली आपसे पूछा जाए कि ये कैसे कर सकते हैं आप, तो आपके पास हो सकता है जवाब ना हो। 근데 왜 스타 마스터를 이렇게 강조를 하느냐? तो आप स्टार मास्टर में ऐसे ऐसे करके कैसे जा सकते हैं? 사론노즈는 한 달에 수입이 1,000만 원이 안 됩니다. $10,000가 안 돼요. और लगभग 10,000 से ज्यादा नहीं आता है सैरोन रोज मास्टर का US डॉलर में अगर देखा जाए तो। 그런데 스타 마스터 가가지고 사론노즈를 유지하면은 $10,000가 넘습니다. लेकिन अगर सैरोन रोज मास्टर खाने 구원 수당이 대폭 늘어납니다. अगर सैरोन रोज मास्टर में जाते हैं तो फिर आप नीचे का उस पॉइंट को यूटिलाइज करके और फिर आप एक 10,000 के आसपास का पॉइंट बना सकते हैं, 10,000 के आसपास US डॉलर बना सकते हैं। 그래서
우리 직급의 7개 중에서 딱 가운데 있는 것이 스타마스터입니다. 7 जो है वो ये है स्टेप्स हैं, 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें कि सबसे बीच में जो है स्टार मास्टर होता है। 여기까지만 딱 올라가면은 애터미에서 성공자 대접을 받습니다. और यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप एटॉमी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। 그래서 한국에서는 스타마스터라 이야기 칭하지 않고 리더스 클럽이라고 그럽니다. लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टार मास्टर्स कोरिया में नहीं बोलते हैं, वहाँ पे लीडर्स क्लब बोलते हैं। 지금 여기 계시는 사르노즈 마스터님들께서는 몇 개월 후에가 아니고 다음 달부터 바로 이 시스템을 가동시키셔야 됩니다. मैं आपको जितने भी सनरोज मास्टर हैं यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इस सिस्टम के जैसा ये सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के को यूज करके और फिर आगे काम करने का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। 안 될 거예요. 해도 안 될 거라고. लेकिन अभी जब आप स्टार्ट करेंगे तो अभी ये हो नहीं पाएगा पॉसिबल। 그런데 그 안 되는 원인을 분석하셔야 된다는 거죠. तो फिर उसका रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। 어느 라인에서 매출이 적어서 안 된다, 어느 라인에 사람이 없어서 안 된다. 이게 분석만 딱 되면은 그 다음번에 하면은 반드시 됩니다. और ऐसा बहुत बार होता है कि एक लाइन से ज्यादा पॉइंट आ रहा है, एक लाइन से कम आ रहा है तो मैच नहीं हो पाता है। 그때 내가 하는 역할이 뭔 역할이냐 같으면은 무조건 겸손해지라는 겁니다. 왜 겸손해지라 그러냐면은 파트너들한테 그것도 못하냐 하면서 찐상 쓰고 너희들하고 일 못하겠다고 이런 식으로 하면은 절대 안 된다는 겁니다. तो लेकिन अगर वो वैसा हो रहा है और इम्बैलेंस हो रहा है तो आपको कभी भी अपने पार्टनर्स को जो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये भी तुमसे नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा। 우리 अपना मॉडेस्टी अपना बनाए रखना होगा आपको। 우리 다 같이 잘 살자. हम लोग सब लोगों को अच्छे से जीना है। 내가 스타마스터를 감으로 해서 53명이 승급자가 생기는데 अगर मैं स्टार मास्टर जाता हूँ तो फिर मेरे नीचे भी बहुत सारे लीडर्स बनते हैं। 그럼 내가 스타마스터 가고 나면은 어떻게 하면 다음번에 또 다른 스타마스터 4명이 동시에 만들어진다는 거예요. और मैं अगर ऊपर जाता हूँ तो मेरे नीचे भी फिर 4 स्टार मास्टर्स और क्रिएट हो सकते हैं। 그러면은 나는 로얄 마스터가 만들어져요. और अगर नीचे 4 अगर स्टार मास्टर क्रिएट होंगे तो फिर मैं रॉयल मास्टर बन सकता हूँ। 이거를 진짜 열심히 해야만이 밑에 있는 파트너들이 저렇게 하니까 갈 수 있고 우리 스폰서가 왜 저리 열심히 하는지 알겠다는 것을 느끼게끔 만들어줘야 됩니다. और इस तरह से आपको पिक्चर उन लोगों को क्रिएट करके बताना होगा कि वो लोग आप पे बिलीव करेंगे कि हाँ ये सिस्टम के थ्रू अगर ऊपर जाते हैं तो हम लोग भी आपके साथ ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। 대물림이 됐어야 됩니다. उन लोगों को डेमो आपको देना पड़ेगा बताना। 여기서 세일즈 마스터들이 다음번에는 다이아몬드 마스터가 되기 위해서 자기 밑에 세일즈 마스터를 또 뽑는 거예요. तो जैसे ही आप सेल्स मास्टर से कोई डायमंड में जाएगा तो फिर नीचे जो है सेल्स में भी वो जगह फिल होगी और फिर अगर डायमंड जो है सैरोन रोज बनता है तो उसके नीचे भी फिर से जगह फिल होगी। वो लोग नीचे वाले जो है वो एक लेडर ऊपर आएंगे। 근데 인도에서 하나의 단점이 뭐냐 하면은 한 번 세일즈 마스터를 가고 나면은 그 다음번에 연속으로 가야 되는데 연속으로 안 간다는 거예요. लेकिन इंडिया में जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया में क्या हो रहा है कि अगर नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं तो वो नीचे वाला जो है नीचे ही रह जा रहा है, उसमें गैप आ जा रहा है थोड़ा। 이 명단 작성표를 1회에 쓰라는 것이 아니고 한 30명 정도 저게 만들어지면은 이번에는 가서 치약 칫솔을 팔았으면은 다음번에 샴푸를 팔고 그 다음에는 화장품을 팔고 그렇게 해서 한 가정에 10가지 제품만 서게 만들어라는 거예요. और इस तरह से जब आप इस तरह से लिस्ट बनाते हैं और कम से कम 30 लिस्ट बनाते हैं और फिर पहले लिस्ट में आप उसको टूथपेस्ट देते हैं, दूसरे लिस्ट में ट्राई करते हैं कि उसको कोई एक और प्रोडक्ट बेचने का और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते हैं, तभी ये आपका बैलेंस जो है वो सही होगा। 끊임없이 새로운 소비자를 찾으라는 게 아니에요. और ऐसा नहीं है कि आपको बस सिर्फ जो है आपको ये बिजनेस क्रिएट करना है, सिर्फ बिजनेस बनाना है। 세계적으로 부자들은 많습니다. अब देखेंगे आप तो वर्ल्ड में अमीर लोग बहुत हैं। 그녀들의 공통점은 제품의 품질만 좋다면은 가격은 안 따집니다. और आप देखेंगे कि उन लोगों को क्या अच्छा लगता है, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उनको तो उनका प्राइस वो लोग देखते नहीं है। 그래서 조금 힘이 드시더라도 소비자는 내보다 좀 더 잘 사는 사람. और तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा बट आप ये ट्राई करेंगे कि आपसे जो अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं उनको आप अपना कस्टमर बनाएं। 그게 왜 통하느냐 하면은 우리 애터미 제품은 남녀노소 누구나 다 쓰고
끄던 지속성으로 이어지는 제품입니다. और क्योंकि हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, एटॉमिक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही वाइड रेंज को कवर करता है। 한 달, 두 달, 석 달 되면 재구매가 들어옵니다. और अगर एक महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर कोई इस प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो उसके बाद फिर और चाहता है कि वो प्रोडक्ट को लगातार यूज़ करे। 그 재구매가 들어올 시점에 또 전화를 해서 또 판매를 하고 और 3 महीने बाद फिर जो है आपको क्या करना होगा, 1-2 महीने उसको यूज़ करा के फिर 2-3 महीने बाद फिर से आपको उनको कॉल करना होगा और पूछना है कि प्रोडक्ट कैसा है और फिर से उनको ट्राई करना है कि उनको प्रोडक्ट बेचें। 신제품이 나오면은 제일 먼저 알려주고 और जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आता है तो तुरंत ही उस इंफॉर्मेशन को उनको बताना है। 왜 그러냐면은 그 사람은 내한테 안 사면은 자기가 마트에 가서 어디서도 사도 사야 되는 제품들입니다. क्योंकि ये एटॉमी का प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप उन प्रोडक्ट्स को अगर उनके पास नहीं पहुंचाएंगे तो उसी टाइप का कोई और प्रोडक्ट वो उठा के जो है कहीं मार्केट से लेके आ जाएगा। 그래서 제품을 한두 가지 쓰고 있으면은 재구매가 직접 전화 안 옵니다. और अगर 1-2 का अगर उसे आदत हो गया उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का, एटॉमी का प्रोडक्ट यूज़ करने का, तो बाकी प्रोडक्ट भी वो ट्राई करेगा, अपने आप से कॉल करके आपको पूछेगा कि ऐसा प्रोडक्ट और आपके पास कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट है क्या। 그런데 10가지가 딱 넘어가면은 떨어지면 전화가 옵니다. और जैसे ही उनके पास प्रोडक्ट का कमी होगा, जैसे ही उनको लगेगा कि मुझे और खरीदना चाहिए, वो तुरंत ही आपको कॉल करेगा। 그래서 막 수십 명의 소비자를 만드는 것이 아니고 딱 핵심 20-30명만 만들어 가지고 그것만 집중 공략해도 오토 세일즈 마스터는 무조건 된다는 거예요. तो आप सिंपली सेल्स मास्टर ऐसे बन सकते हैं, इस लिस्ट को अगर फॉलो करेंगे और इस सेम अगर आदमी को आप बार बार, अगर मान लीजिए 20,000 लोग ही हैं या 10,000 लोग ही हैं, 5,000 लोग ही हैं, उनको अगर लगातार डेली हर दिन करके फ़ोन करेंगे और एक प्रोडक्ट अगर आप उनको बेचते हैं कुछ समय में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, तो सेल्स मास्टर आप आराम से बन सकते हैं। 그런데 그 사람한테 전화도 안 해보고 내가 저 사람한테 팔로 갈까 말까 혼자서 밤새도록 고민하는 거예요. लेकिन बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको फ़ोन भी नहीं करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि इनको फ़ोन किया जाए या नहीं किया जाए। 그럴 필요 없습니다. लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। 우리 에토미 제품은 전 세계에서 최고의 제품들입니다. हमारा जो एटॉमी का प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। 사고 안 사고는 그 사람 마음이지만은 말하고 안 하고 내 마음이니까. और उनको मना करना है तो वो मना करेंगे, वो उनका मन है, बट बोलना जो है वो आपके मन पे है। आप कभी भी उनसे बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये खरीद सकते हैं। 그래서 고민은 내가 하는 게 아니고 그 사람이 하게끔 무조건 말을 던지세요. 이런 제품이 있다고. इसलिए सोचना का काम उनका है, आपका काम बोलने का है और बताने का है कि ये प्रोडक्ट लीजिए। 그래서 कि सोचेंगे वो कि उनको खरीदना है या नहीं खरीदना है। 안 사도 좋고 사면 더 좋고 이런 마음으로 써야지 일하기가 편합니다. बस आपको ये सोचना है, ऐसे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि सोचना उसको है, उसके मन पे है, उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है। मेरा काम है उनको बताना, उनको इन्फॉर्म करना, वो आपका काम है, वो आप करेंगे। 저 사람이 옛날에 내하고는 어땠는데 저 사람한테 이걸 팔아야 돼 말아야 돼 고민할 필요가 없다는 겁니다. अब बिल्कुल भी ऐसा कभी भी मत सोचिए कि उस आदमी के साथ मेरा ऐसा रिलेशन है तो उसको ये प्रोडक्ट बेचें या नहीं बेचें, इस प्रोडक्ट के बारे में उनको बताएं या नहीं बताएं। 요즘은 휴대폰이 좋아서 야 뭐 이리 봐 해가지고 한번 휴대폰만 딱 보여주는 겁니다. और अभी क्योंकि मोबाइल फ़ोन है सबके पास तो आराम से आप किसी भी प्रोडक्ट को आप दिखा सकते हो उनको। 그러면서 이번에 내가 이 홈페이지를 하나 만들었는데 여기 물건을 한번 봐라. और उनको फिर होम पेज भी अपना दिखा सकते हैं कि ये होम पेज है और इसमें ये प्रोडक्ट ऐसा मिलता है। 그러면 많은 분들이 그럴 겁니다. 그 홈페이지는 에테미 거지 어찌 너의 것이냐. और वो तो फिर अपने आप से उनमें कुछ उत्सुकता होगी, कोई अपने आप से वो धीरे धीरे पूछना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा ये होम पेज है, एटॉमी का प्रोडक्ट है, कैसा है, क्या है, वो अपने आप पूछेंगे। 내 것인지 아닌지 확인해 보려면은 물건 한 개 구매를 해라. और जैसे ही वो आपसे रिकन्फर्म करेंगे तो फिर आप बोल सकते हैं कि एक बार खरीद के देखिए इस प्रोडक्ट को। 내가 이 홈페이지에 있는 제품을 판매할 수 있으면 내 거지 않느냐. और क्योंकि ये बहुत वैसा प्रोडक्ट नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है खरीदना, बहुत इजीली लोग खरीद सकते हैं, तो कोई एक प्रोडक्ट तो आदमी खरीद ही सकता है। 그러면서 나는 한 달에 곧 1억을 버는 사람이 되는 거야. और इस तरह से करते हुए जो है मैं एक महीने में लगभग 1 करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी बन गया था। 물건을 사보니까 판매가 되면은 소비자들이 믿는다. और क्योंकि बस अपने कस्टमर्स पे बिलीव रखिए और उनको लगातार कांटेक्ट करते रहिए, इस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। 1억이라는 거를
제가 증거를 보여드리겠습니다. 여기 보이시죠? यहाँ दिख रहा है आपको? 요게 지금 1년 동안 제가 세금을 떼고 받은 금액입니다. ये एक साल तक इनको इतना पैसा जो है इनकम कमीशन मिला है 그런데 लास्ट एक साल में 제가 임페리얼이지만은 टैक्स को हटा के। 작년 한 해 동안은 로얄 마스터만 유지를 했습니다. और मैं इंपीरियल में हूँ बट मैं रॉयल मास्टर क्लब्स को ज्वाइन किया हुआ। 그랬는데 한국 돈으로 7억 6천만 원을 받았습니다. और ये देखा जाए तो काफी बड़ा अमाउंट है, 임페리얼을 4 유지를 करोड़ 5 करोड़ के आसपास। 임페리얼 유지를 한다면은 지금 한 2억 가까운 돈을 받을 수 있을 겁니다. और अगर इंपीरियल में आपको बने रहना है तो लगभग 2 करोड़ आपका जो है टर्नओवर होना चाहिए। 크라운 마스터만 돼도 1억이 훨씬 넘습니다. 크라운 क्राउन 마스터 मास्टर भी आपको बनना है तो भी आपके पास लगभग 1 से 2 करोड़ के आसपास होना चाहिए। 이곳 인도에서 스타 마스터 2명만 나오면 저는 크라운 마스터가 됩니다. अगर इंडिया में 크라운 마스터 अगर 스타 마스터 2명만 दो 나오면 अगर स्टार मास्टर आएंगे तो मैं क्राउन मास्टर ऑटो क्राउन मास्टर बन जाऊंगा। 도와주세요. तो मुझे हेल्प कीजिए, 저를 도와주실 분 박수 한번 치세요. आप लोग हेल्प करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 제가 임페리얼이 되면은 위에 우재숙 단장이 크라운이 아니고 로얄 마스터를 유지를 하고 और अगर मैं इंपीरियल बनता हूँ तो फिर मेरे ऊपर जो है मिस्टर किम वो भी एक स्टेप और ऊपर आगे जाएंगे। 그 밑에 박정미 총장이 스타 마스터를 유지를 합니다. और उसके नीचे जो मिस्टर पार्क हैं वो भी 로얄 마스터를 유지를. रॉयल मास्टर क्लब में वो मेंटेन करेंगे। 그런 식으로 단계가 되어 있습니다. और इस तरह का जो है स्टेप जो है सबके लिए बना हुआ है। 우리 애터미는 팀워크를 안 이루면은 죽었다 깨어나도 안 됩니다. और अगर हमारे एटॉमी में अगर टीम वर्क नहीं होता तो कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। 그래서 평소에 좀 기분이 안 좋고 언짢은 일이 생겨도 그냥 삼키고 내가 임페리얼 가서 복수한다는 생각으로 하세요. और बस अपने में कमिटमेंट रखिए कि मैं इंपीरियल जाने तक में थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रहा है, लोग कुछ बोल भी रहे हैं तो भी उस चीज़ को बर्दाश्त करके और आगे बढ़ने का ट्राई कीजिए। 임페리얼 마스터가 되면은요. अगर आप इंपीरियल बन जाते हैं तो 옛날에 나빴던 기억이 하나도 없습니다. 기억이 없어져 버린다. 나빴던 기억이. तो जैसे ही आप इंपीरियल बन जाएंगे तो जितना जो बैड जो मेमोरीज है आपकी वो आपकी चली जाएगी। 제가 국장 시절 사른로즈 마스터 시절에 이런 일이 있었습니다. मैं जब सरन रोज मास्टर था तो ऐसा मेरे साथ एक घटना हुई थी। 아침에 한 11시 안 돼서 어느 가게에 들어가서 어서 오세요 하는 그때 제가 뭐라고 했냐면은 화장품 홍보하러 왔습니다 이러니까 재수 없다고 저한테 소금을 확 뿌려버리는 거예요. तो मैंने जो है एक सेमिनार में मैं गया और मैंने बोला कि उनको पूछा कि क्यों आया, तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जानकारी के लिए आया हूँ। 그 소금을 갖고 나오면서 저는 웃었습니다. लेकिन वो लोग हंसने लगे मेरी बात को सुन के। 속으로는 울었지만 겉으로는 웃고 나왔어요. 웃고 나왔다고. बट वो लोग मेरे पे हंस रहे थे लेकिन फिर भी मैं भी उनके साथ मिलके हंसा और हंसते हंसते मैं बाहर आया। 그러고 나서 일주일 뒤에 또 갔어요. फिर एक वीक बाद मैं फिर से वहाँ गया। 그러니까 왜 왔냐 묻더라고요. फिर से उन्होंने पूछा कि क्यों आए हो। 그래서 제가 그랬죠. 소금 한 번 더 맞으러 왔습니다. 이랬죠. तो ये बोल रहे जब दूसरी बार मैं फिर गया उन्होंने पूछा कि किस लिए आए हो, तो मैंने कहा कि गाली सुनने के लिए आया हूँ। 그랬더니 그분이 미안해가지고 사실은 내를 뿌리려고 갖고 있던 게 아니고 어젯밤에 우리 아저씨가 사와가지고 문 앞에다 뿌리려고 그랬는데 내한테 뿌려서 미안하다고 사과를 하더라고. तो फिर उन्होंने जो है कुछ बोला नहीं, वो मुझे बुलाए और बोले कि कल को कुछ ऐसा घटना घट गई थी जिसके कारण मैंने आपको कुछ बोल दिया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी, और फिर उन्होंने मुझे बिठाया। 그래가지고 그 할머니를 사르노즈까지 만들었어요. और उस तरह से जो है वो दिन था और उसके बाद मैं स्वयं रोज भी बन गया। 지금은 이제 연세가 많아서 4번 안 하는데 그 정도로 끈기 있게 뛰어다녔습니다. इसलिए जो है आपको जो है लगातार जो है बने रहना होगा इन चीजों में। 그때 제 목표는 뭐였냐면은 이 지긋지긋한 가난을 자식들한테는 안 물려주겠다. और मैं क्यों बना रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हमारे जो आने वाला जनरेशन है इसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा।
저는 그때 사로노즈 마스터 시절에 이미 거의 2천만 원을 받았어요. और 한 달에. जब मैं सेंट्रो मास्टर बना तो लगभग 2000 USD मेरे पास थे। 그래서 우리 그때 아들이 대학을 들어갔었는데 등록금이 없어가지고 한 학기 마치고 군대를 갔습니다. और क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरा जो बेटा था उसको मैंने एडमिशन दिलाया था यूनिवर्सिटी में, बट एक ही सेमेस्टर वो वहाँ कर पाया, उसके बाद उसे आर्मी ज्वाइन करना पड़ा। 그때 제가 뭐라고 했나 그랬더면은 네가 군대를 갔다면 아빠가 등록금을 마련해 놓을게. और मैंने अपने बेटे से यही कहा कि तुम अभी तो जा रहे हो, लेकिन जब तुम वहाँ से वापस आओगे, आर्मी से जब वापस आओगे, तभी मैं सारा पैसा इकट्ठा करके रखूंगा ताकि तुम्हारे स्टडीज में काम आएगा। 근데 우리 아들은 내 말을 믿지 않고 군대를 갔습니다. लेकिन उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और फिर वो चले गया आर्मी में। 그래서 2008년도 4월 5일 날 우리 아들이 군대에 제대를 했습니다. और 2008 में फिर वो वापस आया। 근데 제가 2008년도 4월 15일 날 스타 마스터를 갔습니다. लेकिन मैं उसी टाइम पे मैं स्टार मास्टर में गया था। 그래가지고 태국 푸켓으로 그때 회장님하고 다 같이 푸켓으로 여행을 갔습니다. 태국 푸켓. और उसके बाद उसी समय में मैं फुकेट भी गया था स्टार मास्टर पे जाने के कारण। 그 푸켓에서 회장님께서 세미나를 하는데 이제 홍영구 본부장은 이제 본부장 따끈따끈한 본부장이지만은 한 달에 2천만 원을 버는 사람이다. और वहाँ पे फुकेट में हमारे सीईओ ने कहा कि अब लगभग तुम $20,000 अब कमाने लगे हो। 그러니까 옆에 앉아있던 우리 아들의 얼굴이 달라져 버리는 거예요. और मेरे साथ में मेरा बेटा भी गया था और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल अलग चेंज हो गया उस समय। 그러면서 내보고 방에 가자는 거예요. 호텔 방으로 가자는 거예요. और उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि चलो मेरे साथ आप आओ ऊपर कमरे में। 아빠, 우리 가난하게 살아도 착하게 살자. 첫 마디였어요. और पहला लाइन उसने यही कहा था कि पिताजी इतने दिन तक हम लोग बहुत गरीबी में जिए, अब बहुत अच्छे से जिएंगे। 어떻게 2년 전에 100만 원도 못 벌던 사람이 군대를 갔다 오고 나니까 한 달에 2천만 원 버는 사람 바뀌거든요. 이게 나쁜 짓 아니고는 벌 수 없다고 생각을 했던 거예요. और उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि अब आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो और कैसे आप इतना जल्दी जो है 2 साल में ही 20,000 USD के आसपास आप कमा लिए। 그래도 믿으라. 아빠는 나쁜 사람 절대 안 했다고 이야기를 해도 안 믿었어요. और मैंने कहा कि नहीं मैं कुछ भी बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा बिलीव करो। 그래서 크라운마 노얄 마스터가 돼가지고 프랑스 이태리로 여행을 가는데 아들 딸 둘 다 안 가려고 그 다단계 거기는 안 간다고 끝까지 안 간다는 거예요. तो उन लोगों को लगा, मेरे दोनों बेटे को लगा कि नहीं हम कुछ गलत ही काम कर रहे हैं, मैं कुछ गलत ही काम कर रहा हूँ। और फ्रांस जब हम जा रहे थे तो उन दोनों ने कहा कि नहीं ये इस टाइप के बिजनेस वाली कंपनी में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप अकेले जाओ। 그래서 강압으로 둘이를 데리고 유럽 여행을 갔습니다. 강압적으로 유럽 여행을 갔다고. और बहुत ही मायूस होके, बहुत मायूस मन से मैं जो है फ्लाइट लिया और गया। 갔다 오자마자 바로 그랜저를 사고 집을 아파트로 옮겼습니다. और जैसे ही वहाँ से मैं वापस आया फ्रांस से, तो मैं एक ग्रैंड जो है अपार्टमेंट जो है वो खरीदा और अपना जो घर था उसको छोड़ के वहाँ पे सब लोग मूव किए। 그래서 그때 이제 믿기 시작을 하더라고. तो फिर उस समय से वो लोग मुझ पे विश्वास करना स्टार्ट किए। 이런 일도 있구나. इस तरह से भी काम हो सकता है, ऐसा भी काम कर सकते हैं। 불과 4년 전에만 해도 100만 원도 못 벌던 사람이 노얄마스터가 되니까 한 달에 5천만 원씩을 버니까 이게 무슨 일이냐는 거죠. और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है, कैसे हो सकता है कि 4 साल पहले जो आदमी 60,000 80,000 रुपए जो है एक महीने में नहीं कमा रहा था, वो 50,000 USD कमा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है इतनी जल्द कम समय में। 그때 저는 아까 망해먹었다 했잖아요. 은행권에 부채가 많아가지고 애터미에서 이제 수당을 받기 시작하니까 여기저기서 압류가 들어오는 거예요. और इससे पहले जो है बैंक भी मेरे पे विश्वास नहीं करती थी, वो मुझे लोन भी नहीं देती थी। लेकिन जब मेरे अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा आने लगा तो वो लोग खुद से कॉल करके बुलाते थे मुझे। 그래서 은행마다 찾아가서 합의를 봤죠. 이자는 못 준다. 이래서 동결하자. 이런 식으로 합의 봐가지고 한 4억 7천만 원 되는 빚을 다 갚았습니다. और उसके बाद फिर
अलग अलग बैंक जो है मेरे पास आती थी, वो मुझे कॉल करते थे और बताते थे कि मेरे पास अकाउंट खुलाइए और हम लोग ये बेनिफिट दे सकते हैं, आपको ये बेनिफिट दे सकते हैं. 저는 에트미리 시작할 때에 임페리얼 마스터가 목표가 아니었고 셀즈 마스터가 목표였기 때문에 로얄 마스터까지 온 것만 해도 감사한 생각으로 그때부터는 거의 사업에 손을 놓았습니다. और मेरा जो पहले जो मोटिव था वो बस सेल्स मास्टर तक का था, क्योंकि मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था. लेकिन उसके बाद मैं इतना ऊपर तक, और सेल्स मास्टर में भी जब मैं था तो मैं बहुत ही खुश था कि मैं कम से कम कुछ तो पैसे कमा रहा हूँ. लेकिन धीरे धीरे 5 साल के अंदर जब मैं इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ तो फिर मुझे और भी ज़्यादा अपने कंपनी के प्रति बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा फील किया. 왜 그러냐 했더면은 크라운 마스터, 임페리얼 마스터는 아무나 갈 수 있는 자리가 아니다고 생각했습니다. क्योंकि मुझे बिलीव नहीं होता था कि क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर तक मैं जा सकता हूँ. 그래서 그때부터 7년 반 동안 로얄 마스터만 하고 있었습니다. और 7 साल से लगभग मैं रॉयल मास्टर्स क्लब में हूँ. 여기에 보면은 제가 직급 그 횟수가 있는데 다이아몬드 사르노즈 마스터가 한 60 몇 번을 했었고 스타 마스터, 로얄 마스터를 합쳐서 300번 이상 했습니다. और अगर आप टोटल देखेंगे तो लगभग डायमंड मास्टर और ये सारा कुछ मिला के जो है 324 है मेरे पास टोटल. 행복하지요. 만족했습니다. 그렇게 되니까 행복한 마음으로 만족했다고. और मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ और मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ हमेशा, चाहे मुझे जो कुछ भी मिला, जब भी मिला. 그런데 어느 날 갑자기 말레이시아가 오픈이 된다는 거예요. और अचानक से एक दिन मुझे मलेशिया जाने का मौका मिला. 말레이시아가 나라는 작아도 이 네트워크 사업은 잘 되는 나라거든요. मलेशिया भले ही छोटी कंट्री हो बट नेटवर्क मार्केटिंग में जो है वो बहुत ही अच्छी कंट्री है. 오픈이 딱 되니까 첫 시작 보름 만에 사르노즈가 5명이 나온 거예요. और जैसे ही वहाँ मैंने इंटर किया और ओपन किया अपना बिजनेस, तो लगभग 5 सैलून मास्टर मेरे हो गए थे, वहाँ बन गए थे. 그래서 1년 만에 크라운 마스터가 됐습니다. और इसलिए मैं 1 साल में क्राउन मास्टर बन गया. 한쪽은 미국이 워낙 막강하게 받쳐주고 있기 때문에 저는 한쪽만 하면 됐거든요. क्योंकि एक साइड में यूएस का मेरा लाइन बना हुआ था ही ऑलरेडी, तो जैसे ही मैं मलेशिया गया तो वहाँ दूसरा लाइन भी मेरा क्रिएट हो गया और मैं बहुत 1 साल के अंदर बन गया. 지금 우리 김 부회장님이 만들어주신 미국 크라운 마스터 3명이 있거든요. अभी मिस्टर देयोंग किम जो यूएस में ओपन किए हैं उसमें क्राउन मास्टर लगभग 3 है. 그 한쪽에 미국이 3명이 있고 말레이시아 크라운 마스터 3명이 있고 한국이 있다 보니까 별로 할 일이 없이 크라운 마스터가 된 거예요. और क्योंकि मलेशिया में भी 3 हो गए क्राउन मास्टर और इधर यूएस में भी 3 हो गए, तो फिर कोरिया में भी मुझे होना था, तो मैं क्राउन मास्टर बन गया. 그래서 이제 하나 남은 거 이것도 가자. 그래서 2021년도 4월 달에 임페리얼 마스터를 갔습니다. और उसके बाद फिर ऐसा होने के बाद जो है लगभग 2022 में मैं जो है इंपीरियल मास्टर बन गया. 그러고 나서 그해 연말에 건강검진을 했는데 암이 발견된 거예요. 암이 걸린 거예요. लेकिन 2 साल पहले जो है मुझे कैंसर हो गया था. 그래서 병원에 갔더니 아주 초기라서 로봇 수술로 간단하게 끝낼 수 있는데 수술비가 비싸다는 거예요. लेकिन जब मैं वहाँ पे गया, हॉस्पिटल गया, तो वो बोले कि बहुत छोटा सा ये है, कैंसर है, तो ये आराम से निकल जाएगा. 그래서 돈은 얼마든지 상관없다. 빨리만 낫게 해다오. 이랬더니 서울 삼성병원, 한국에서 세 번째로 큰 병원입니다. 세 번째로 큰 병원. तो जब मैं इलाज करने के लिए गया तो मैंने बोला कि पैसे का सोचो मत, बस मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँ. तो जो तीसरे नंबर का हॉस्पिटल था कोरिया में, जो सबसे फेमस हॉस्पिटल था 3rd नंबर पे, उसमें मैंने अपना इलाज कराया. 그래서 회사에다가 이 수술하고 좀 한 1년 정도 쉬어야 되겠습니다. 이러니까 최성근 그때 대표이사님 무조건 쉬라고. 근데 수당이 들어왔을 거예요, 안 들어왔을 거예요? लेकिन और फिर जब मैंने बोला जाके कि मुझे ऑपरेशन कराना है, मुझे कैंसर है, तो अपने कंपनी में मैंने जाके बोला तो कुछ दिन के लिए मैं रेस्ट कर सकता हूँ. तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो. 수당이 100% 다 들어옵니다. और आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे मेरे पास इनकम जनरेट नहीं हो रहा था? मेरे पास इनकम जनरेट हो रहा था, 100% हो रहा था.
한 번씩 세미나에 가서 회장님을 만나면은 보통 사장들 같으면 야, 너 몸 아프다고 일도 안 하고 말이야. 이래 뭘 할 건데. 첫 마디가 뭐냐 했다면은 너무 좀 못돼. 나오지 마, 쉬어. तो उसके बाद भी जब मैं ठीक हो गया, उसके बाद भी मैं जब जाता था अपने ऑफिस तो हमारे सीईओ बोलते थे कि अभी आने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो अभी। 늘 하시는 말씀이 사람이 최고다, 사람이 먼저다고 이야기를 하십니다. उनका कहने का यही मतलब था कि आदमी पहले होता है, इंसान पहला होता है। 그 병원에 가서 대기실에 앉아 있으면은 수많은 암병원이니까 암 환자들만 있는데 암을 걱정하는 게 아니고 수술비나 생활비를 걱정하더라고요. और जब मैं वहाँ पे था, हॉस्पिटल में था, तो क्योंकि वो कैंसर का स्पेशलिस्ट वो पूरा वार्ड था, तो मैं बहुत लोगों को देखता था कि वहाँ पे वो लोग जो है बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन कराऊंगा तो इतना पैसा लगेगा, तो फिर मैं रहूँगा कैसे, उसमें इतना पैसा लगेगा। सब लोग यही सोचते थे। 지금 전 세계가 100세 시대가 다가왔습니다. 100살까지 사는 시대. तो लेकिन मैं ये सब नहीं सोच रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि कैसे मैं 100 साल जीऊँ। 그런데 시스템 소득이 없으면 어떻게 살아갈 거예요? लेकिन अगर ये सिस्टम अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं कैसे जी सकता था। 지금 우리 친구들 70 넘은 친구들 이렇게 보면은 50%가 할 일이 없어갖고 집에서 놀고 있습니다. अभी अगर देखा जाए तो मेरे उम्र के लगभग जो 50 साल से ऊपर लोग हैं, जो मेरे उम्र के लोग हैं, वो लोग सब लोग जो है किसी के पास काम नहीं है, वो सब घर पे बैठे हुए हैं कोरिया में। 그리고 50%는 아파트 경비나 택시 기사를 하고 있습니다. और उसमें से लगभग उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जो कि कोरिया में या तो ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, नहीं तो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। 그녀들이 한 달 받는 월급이 제 하루 일당보다 적습니다. और उनके जो मंथली का जो इनकम है वो मेरे पर डे का इनकम से भी कम है। 지금 우리 친구들 만나면 그럽니다. मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ तो यही बात कहता हूँ। 네 그때 나를 좀 두드려 패서라도 같이 좀 챙겨주지. और मैं उनसे यही कहता हूँ कि इतना काम क्यों करते हो, चलो आओ थोड़ा आराम करो, थोड़ा घूमते हैं इधर। 그래서 내가 지금도 안 늦었다 해라 이래도 안 해요. और तो मैं उनको बोलता भी हूँ कि अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, तुम अभी भी एटॉमी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 그러면서 하는 소리가 나는 물건 파는데 적성이 안 맞아서 못 한대요. उन्होंने वो कहते हैं कि मेरे पास वो स्किल नहीं है कि मैं सामान बेच सकूं, प्रोडक्ट बेच पाऊं। 그래서 내가 그러죠. 그럼 너는 적성에 맞아서 가난하게 살았냐고 물어봅니다. तो फिर मैं पूछता हूँ कि तो फिर अपने हिसाब का जो काम कर रहे हो और इस तरह से गरीबी में रह रहे हो, क्या ये ज्यादा अच्छा है? 여기서 끝나는 게 아니잖아요. 내가 죽으면은 우리 아들이 물려받고 우리 아들이 죽으면은 우리 손자가 물려받습니다. और इसलिए ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैं अगर मर भी जाऊंगा तो मेरे बच्चे इसका यूटिलाइज करेंगे, मेरे बच्चों के बाद मेरे जो नाती और पोते हैं वो लोग इसका यूटिलाइज करेंगे। 애터미는 절대로 안 망합니다. और मैं बिलीव करता हूँ कि एटॉमी कभी भी खत्म नहीं होगी। 경영 목표가 생존이거든. 절대로 망하지 않는 회사를 만들겠다고 회장님이 초창기 때 엄청 강하게 이야기했어요. और स्टार्टिंग में ही हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया है ताकि ये हमारा जो बिजनेस है ये कभी ख़त्म ना हो। 한국에 오셔갖고 본사 가보신 분들 많죠? अगर आप देखेंगे तो कोरिया में भी इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं 세계에서 가장 큰 스튜디오 오롯을 가지고 있잖아요. और वर्ल्ड का सबसे बढ़िया स्टूडियो भी जो है वो हमारे यहाँ है 학교도 있죠. और हम लोग स्कूल्स भी बनाते हैं। 지금 병원도 짓고 있습니다. अभी हम लोग हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं। 이렇게 차곡차곡 회장님이 초창기 때 말씀한 부분이 전혀 이루어지고 있는 회사가 망할 이유가 있나요? 없어요. जो हमारे सीईओ ने बोला था वो सारी बातें और वो सारी कमिटमेंट को वो पूरा कर रहे हैं, एक एक करके सब कुछ कर रहे हैं। 어떤 분이 저한테 묻습니다. 아니 애터미가 그렇건데 왜 상장하지 않느냐고. और बहुत लोग मेरे से पूछते थे कि मतलब एटॉमी कर रहे हो तो फिर डेवलप क्यों नहीं कर रहे हो, अपने ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो? 두 가지 이유가 있는데 하나는 애터미가 돈이 필요 없는 회사입니다. 돈이 필요 없으니까 안 하는 거고. और बहुत लोग ऐसा बात करते हैं कि एटॉमी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें पैसा नहीं दिखता है उनको। 또 우리 회장님께서 주식을 가지고 있으면 주주들 모여가지고 사게 파는 것도 잔소리하고 이익금 몰리라고 잔소리한다. और वो लोग बोलते हैं कि कभी किसी को प्रोडक्ट ले जाके दोगे भी तो वो गाली ही देगा, किसी के पास कुछ बात करने जाओगे तो ना ही करेगा, तो इससे बड़ा मुश्किल है हमारे लिए काम करना। 그래서
회장님이 돌아가시고 난 뒤에 어떻게 이 회사가 갈 것이라는 것을 지금 다 만들고 있는 겁니다. तो इसलिए इन चीज़ों को और भी कैसे इजी कर सकते हैं और भी कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हमारे सीईओ और भी इस पे काम कर रहे हैं। 회장님 보고 상장하면 바로 떼부자 되는데 왜 안 합니까? 이렇게 물으면은 내가 돈을 벌려고 마음먹었으면은 왜 칫솔을 990원에 팔겠냐? 1,500원 받고 팔지. 칫솔 하나 500원 더 붙여도 얼마나 큰 돈입니까? क्योंकि अब ऐसा है, बहुत लोग बोलते हैं कि अब तुम इतना कम में क्यों काम कर रहे हो, अभी भी तुम टूथब्रश टूथपेस्ट क्यों बेचते हो? 그 정도로 욕심이 없는 분이에요. क्योंकि उनको आगे का फ्यूचर नहीं दिखता है, वो आगे का पिक्चर नहीं देख सकते, इसलिए 애터미 믿으세요. एटमी में बिलीव रखिए। 그리고 미친 듯이 3년 동안만 했어요. और बस 3 साल तक पागलों की तरह काम कीजिए। 조금 어영부영하면서 10년을 갈 것인지 파트너들하고 매일 의논하고 모여서 모이지 못하면 줌으로라도 해서 우리 빨리 끝내자. और 10 साल तक थोड़ा थोड़ा काम करने से अच्छा है कि 3 साल तक मेहनत से काम कीजिए, अपने पार्टनर से लगातार काउंसलिंग कीजिए, लगातार उनसे बात कीजिए। 한 번 딱 만들어지면은 안 무너집니다. और एक बार अगर आप वो पे एक लेवल तक पहुंच जाएंगे तो वहां से नीचे नहीं गिरेंगे। 진짜 마케팅은 이 책 보고 만들어진 마케팅이 아니거든요. 회장님이 손수 만드는 거기 때문에 어느 누구도 못 따라옵니다. ये जो मार्केटिंग प्लान है ये किसी किताब के थ्रू नहीं लिखा गया है, ये हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने अपने से ही लिखा है इस मार्केटिंग प्लान को, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है। 왜 이렇게 잘 만들어졌느냐 하면 우리 회장님은 사업자에서 최고 성공자도 돼봤고 경영도 해봤었고 이 네트워크에 대해서는 진짜 박사입니다. और अगर देखा जाए तो हमारे जो सीईओ हैं वो एज अ बिजनेसमैन भी काम कर चुके हैं, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में ऑन द ग्राउंड रह के जो है इन्होंने एक एक डिटेल को कलेक्ट किया है, और उसके बाद सही में देखा जाए तो इस मार्केटिंग बिजनेस का वो पीएचडी होल्डर कह सकते हो आप, डॉक्टर है वो। 그런데 다른 회사하고 차이점이 뭐냐? 다른 회사는 회사가 우선입니다. और अगर हमारी कंपनी में और बाकी कंपनी में डिफरेंस देखेंगे तो सबसे मेन डिफरेंस ये है कि बाकी जगह कंपनी सबसे आगे होती है, 근데 कंपनी first होती है। 우리 회장님께서는 사람이 우선이다. लेकिन हमारी कंपनी में जो है लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 그래서 한 사람이 나고자도 없으면 좋겠는데 없을 수가 없잖아요. लेकिन एक भी आदमी जो है कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए, ये हमारे सीईओ का मोटिव है काम करने का। 그래서 잘하는 라인, 못하는 라인 합쳐가지고 믹스를 시켜서 거기에서 35% 수당을 우리한테 주는 겁니다. और इसलिए कोई अच्छा लाइन है जो अच्छा करने वाला लाइन है, कोई नहीं अच्छा करने वाला लाइन है, उन सबको एक तरह से देखा जाता है। 또 하나는 가장 잘 만드는 것이 뭐냐 하면은 상한선이 있다는 겁니다. 상한선이 있다는 상한 꼭대기가. और सबसे ज़्यादा अच्छा ये है हमारी कंपनी में कि एक हमारा एक स्टेज है जहाँ पे एक लिमिट है, 다른 네트워크는 상한선이 없습니다. और दूसरे जगह पे कोई ऐसा कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है, और एक जगह पे कहीं वो रुकते नहीं है। 매출이 많이 올라가면은 위에서 싹 다 가져가 버립니다. और अगर एक पर्टिकुलर ऐसा बहुत सारी कंपनी में होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जनरेट करने के बाद मिल जाने के बाद उसके बाद फिर वो आगे नहीं अमाउंट उनको नहीं मिलता है। 지금 다른 네트워크 회사들은 아메이나 허블라이프나 누스킨이나 에보이나 전부 다 신규로 시작해서는 성공자가 안 나옵니다. और अभी देखा जाए तो जितने एमवेज और ये सब जितने भी मार्केटिंग कंपनी है उसमें आप कोई सक्सेसफुल इंसान को नहीं देखेंगे, 60년이 넘었기 때문에 나올 수가 없어요. क्योंकि अब ओवर 60 इयर्स के बाद जो है 60 इयर्स एज के बाद जो है उसमें से सक्सेसफुल लीडर्स नहीं आते हैं। 그런데 하한선이 있기 때문에 10대가 넘어가 버리면은 내 파트너들이 아니죠. 밑으로 선을 끊어가지고 11대부터 내 파트너가 아니다는 거예요. क्योंकि वो लोग मानते हैं कि जो नीचे अगर डाउन लाइन है अगर 10 नीचे हो जाता है तो वो अपने आप में कंसीडर नहीं करते हैं। 그러다 보니까 어떻게 해요? 한 줄, 두 줄, 세 줄, 네 줄 이렇게 만들어 나가죠. और वो लोग क्या करते हैं अलग अलग 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अलग अलग लाइंस क्रिएट करते रहते हैं। 두 줄은 실버, 세 줄은 골드, 네 줄 에메랄드, 여섯 줄 6개월 하면은 블루 다이아몬드가 되는 겁니다. और वो लोग लगभग 5, 6, 7 ऐसे करके अगर लाइन बनाते हैं तो फिर वो डायमंड तक जाते हैं। 그냥 하늘의 별 따기예요.
하늘이 몇 장만큼 어렵다는 거죠. इसलिए ये काम जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। 그런데 우리 애터미는 어때요? लेकिन हमारे एटॉमी को देखें तो 밑에는 무한대수예요. आप कितना भी रजिस्टर कर सकते हैं लोगों को। 전 세계가 무한대수기 때문에 제 파트너가 거의 160만 명이 항상 고정으로 있거든요. और कितना भी आप पार्टनर रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। 근데 저는 아직까지 저 남미 쪽으로는 안 가봤어요. मैं अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साइड में नहीं गया हूँ। 콜롬비아 파트너가 인도 파트너들보다 더 많습니다. और कोलंबिया ये सब में भी मेरे पार्टनर्स बहुत हैं। 근데 저는 아직 그 나라 가보지도 않았는데 그렇게 많은 거예요. लेकिन अभी तक मैं उस जगह पे कोलंबिया वगैरह नहीं जा पाया। 이게 무한대수인 거예요. और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारा अनलिमिटेड है रजिस्ट्रेशन करने का। 대신에 상한선이 있어가고 5천만 포인트 이상 안 주니까 다 내려가면은 지금 시작해도 임페리얼은 될 수 있다는 거예요. और ऐसा इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर अभी भी आप स्टार्ट करेंगे तो इंपीरियल तक बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। 유일하게 10년 시작 전에 시작한 사람이나 10년 후에 시작한 사람도 똑같은 직급에 갈 수 있는 거는 애터미가 유일하다는 거예요. और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि 10 साल पहले अगर किसी ने स्टार्ट किया और 10 साल बाद कोई स्टार्ट कर रहा है तो 근데- वो एक जगह पे एक लेवल पे जाके एक लेवल का पैसा कमा सकते हैं। 스타마스터가 되잖아요. स्टार मास्टर जैसे बनते हैं। 사론에서 스타마스터 가는 것보다 스타마스터가 노얄마스터 가는 게 더 수월합니다. इनका कहने का मतलब है कि ये सैरोन रोज मास्टर्स जाना जो है वो स्टार मास्टर जाने के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है। 왜 그러냐? 이 사론로즈 마스터 4명이 스타마스터 간다고 하고 있기 때문에 क्योंकि सैरोन रोज मास्टर अगर 4 हो जाते हैं तो अपने आप वो स्टार मास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। 올라갈수록 가기가 수월해집니다. और जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना ज्यादा इजी होता जाएगा। 컨트롤만 잘하고 도면만 잘 그린다면은 결코 어려운 게 아니에요. सिर्फ आप अगर अच्छा कंट्रोल रखते हैं और लाइन अच्छा बनाते हैं तो फिर आप बहुत इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं। 제가 애터미 8번째로 임페리얼 갔는데 मैं 8 बार लगभग इंपीरियल जा चुका हूँ 불과 몇 년 만에 지금 16명이 나왔잖아요. और लगभग 16 아마 올해에도 한 3, 4명은 또 나올 거예요. और मुझे लग रहा है कि 올해 안에 한 3, 4명이 또 나올 거라고 임페리얼. और मुझे लगता है कि इंपीरियल और आ जाएंगे। अब 3 साल के अंदर और ज्यादा इंपीरियल आ जाएंगे। 올해 말레이시아에서도 임페리얼이 나옵니다. और इस साल जो है मलेशिया से भी इंपीरियल काफी आएंगे। 인도보다 훨씬 적은 3,300명밖에 안 되는 말레이시아도 임페리얼이 나오는데 और इंडिया से बहुत ही कम जो है इनकम है वहाँ के लोगों का, फिर भी वहाँ पर से लोग इंपीरियल आ रहे हैं। 인도도 절대 안 늦습니다. 요것만 잘 그린다면은 아마 여름 가기 전에 스타마스터가 틀림없이 탄생합니다. और मुझे लगता है कि आप लोग में भी स्टार मास्टर्स और आगे ऊपर और जाने वाले लोग बहुत जल्दी बन जाएंगे। बस सिर्फ कंट्रोल अच्छे से आप करेंगे और अच्छा से डायग्राम बनाएंगे तो 한 팀이 딱 나오면요 एक 줄줄이 나옵니다. टीम अगर सिर्फ अगर ऊपर चला जाता है तो उसके बाद फिर सारा टीम धीरे धीरे उसके साथ में खींचता हुआ ऊपर चला जाएगा। 제 목표는 올해 안에 인도에서 노얄마스터 10명 이상 배출하는 것이 제 목표입니다. मेरा जो गोल है इस बार वो मैं चाहता हूँ कि इस साल में लगभग 10 जो है रॉयल मास्टर इंडिया से निकले, वो मेरा गोल है। 예. 막상 딱 가보면 그러실 거예요. 야 가보니까 별거 아니네. बोलने की बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 지금까지는 솔직하게 말해서 인도 분들이 실력이 없어서 못 간 게 아니고 어떻게 갈까? 이걸 누구하고 상의할까? 이거를 자꾸 미루다가 보니까 늦어진 거예요. और मुझे लगता है कि अभी तक में इंडिया में हो जाना चाहिए था, बट आप लोग को थोड़ा हेजिटेशन होता है कुछ भी बोलने में, किसी को कन्विंस करने में हेजिटेशन होता है, बोलने में होता है, इसलिए वो धीरे थोड़ा लेट हो रहा है। 지금 인도에는 이게 제 바람입니다. 여성 사업자들이 좀 더 많이 나왔으면 좋겠어요. और ये मेरा मानना है कि यहाँ से अगर बिजनेस वुमेन्स अगर ज़्यादा आएंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 화장품 파는 회사에 여성분들이 팔아야지 남자들은 못 팔아요. ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी में वुमेन्स नहीं होगी तो कौन होगा? 그리고 남자분들은 또 하는 역할이 있습니다. और मेल मेंबर्स जो हैं उनके लिए भी टास्क है। 제가 나이보다는 좀 젊어 보이죠. मैं दिखने में थोड़ा यंग लगता हूँ ना, जितना मेरा है। 예.
왜 그러냐 하면은 암 딱 치료받고 나서 병원 약은 하나도 안 먹었습니다. 항암 치료도 안 했고 아무것도 안 했어요. और जब मैं कैंसर से अपना कैंसर का ऑपरेशन कराने के बाद मैंने हॉस्पिटल्स की दवाई नहीं खाई है. 에트미 제품만 지금 15가지를 매일 먹고 있습니다. सिर्फ एटॉमी का जो प्रोडक्ट है बस वही यूज किया है मैंने. 이 건강식품은 어떤 분들은 그럽니다. 건강식품으로 해서 먹었는데 아무렇지가 않다는 거예요. और जब मैंने इसका हेल्थ सप्लीमेंट यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी. 그게 정상입니다. और ये सच्चाई है. 만약에 그걸 먹었는데 아프다. 그럼 빨리 병원에 가셔야 돼요. अगर मान लीजिए आप बीमार हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं. 건강식품은 우리 몸속에 있는 위장이라든지 혈관이라든지 이거를 더 망가지지 않게 해서 먹는 겁니다. और जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो स्टार्टिंग से जो है आपको हेल्दी रखता है. वो इस टाइप की कोई भी बीमारी को बढ़ने नहीं देता है. 그거를 꾸준하게 몇 년간을 먹고 있으니까 장 기능이 거의 다 살아난 거예요. तो इस तरह से अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट्स अगर स्टार्टिंग से खाते रहेंगे तो आपको आने वाले समय में कोई बीमारी नहीं होगी. 그리고 통증이 없어요. 아픈 데가 없다. और ऐसा कोई भी मेरा बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे मुझे दर्द करता हो घुटना या कुछ भी. 제 파트너 중에 의학 박사님들 몇 분 계시거든요. कुछ लोग हैं मेरे पार्टनर्स ही. 그분들이 우리 집까지 찾아와서 제 몸을 그 병원에 받은 진단서를 보고 쫙 훑어가지고 15가지를 추천해 주더라고요. और उन्होंने जो है अपना जो है हॉस्पिटल में जाके अपना पूरा बॉडी चेक कराया और लगभग 15 चीज़ें उनको रिकमेंड की गई थी. 그 15가지 다 먹어봐야 돈 얼마 안 해요. और 15 जो है मेडिसिन थी अलग अलग जो उनको खाना था लेकिन वो खाने से भी उनको कोई रिलीफ नहीं था. 그래서 몸이 건강해지면은 자연스럽게 주문이 들어옵니다. और अगर आपका बॉडी सही रहता है फिजिकली आप फिट रहते हैं तो अपने आप से नेचुरली जो है आपके पास पैसा आएगा. 우리 친구들 만나면 그래요. 야, 너 너무 좋아졌는데 너무 어디서 좀. 야, 우리 회사에 이런 비타민이 좋고 변비에는 자전자피가 있고 쭉 이야기를 하면은 그럼 몇 가지만 주와 보내주와. तो और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम इतना ज़्यादा एज हो गया तुम्हारा भी हमारा भी बट तुम इतना यंग लगते हो हम लोग ऐसा क्यों हैं तुम बीमार नहीं हो हम लोग बीमार हैं ऐसा क्या है. तो मैंने उनको बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे कंपनी का जिसको मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ. तो उन्होंने बोला कि मुझे भी भेजो कुछ. 지금 어느 나라든지 가도 에트미 제품이 최고로 인기가 좋습니다. और अभी किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो एटॉमी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा उसका रिव्यू है. 근데 그거보다 더 좋은 게 있어요. उसके अलावा भी एक अच्छा चीज़ है. 좋은 게 뭐냐? 바로 성공자들입니다. 성공자의 모습이 좋으면은 और सबसे उसमें अच्छा है जो है वो सक्सेसफुल लीडर्स का जो है वो पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है. 제가 에트미 시작하기 전에 차도 없었고 달새빵 살았다고 했잖아요. मैंने कहा था ना कि मेरे पास जब मैं एटॉमी ज्वाइन नहीं किया था तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे. 지금 한국에서 최고 제네시스 최고중고 타고 다닙니다. और अभी अगर देखें तो आप मेरे पास कोरिया में जो सबसे महंगी कार में से होती है वो कार मैं रखता हूँ अपने पास. 잠깐 홀제방 살던 내가 수원에서 부천 마을에 59평짜리 아파트에 삽니다. और अभी सुवन जो 서울 के बगल में एक जगह है सुवन में मेरे पास जो है सबसे अच्छी जगह पे मेरे पास अपार्टमेंट है. 제 드레스룸에 가면은 양복이 한 4-50불 있습니다. 양복이 한 4-50불 있다고. और लगभग मेरे पास 40 से 45 जो है मेरे पास सिर्फ फॉर्मल्स हैं कपड़े 그럼 हैं. 우리 친구들이 한번 놀라서 웬 양복이 이리 많냐? 웬 양복이 이렇게 많냐 물으면은 अगर वो लोग पूछते हैं मेरे दोस्त लोग मेरे से पूछते हैं 이 양복이 내한테는 작업복이다. वो लोग पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा इतना ज़्यादा क्यों है तो मैं बताता हूँ कि ये कपड़ा जो है मुझे पैसा दिलाता है. 작업복을 양복을 입는 사람은 일을 좋은 일을 하잖아요. 깨끗한 일을 하잖아요. वो बोल रहे हैं कि जितना आप क्लीन रहते हैं जितना आप अच्छे से बन के रहते हैं पैसा अपने आप आपके पास आता है. 그래서 인도에 계시는 분들도 빨리 해서 아마 곧 제네시스가 내년인가 들어올 거예요. 여기도 제네시스 아니면 벤츠를 탄다든지 차 좋은 거 딱 타고 다니고 또
옷도 멋진 걸 입고 이렇게 다녀보세요. आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा कि बहुत अच्छा कपड़ा पहन के बहुत बेंज या फिर ऐसा कुछ गाड़ी लेके और फिर घूम के देखिएगा कि पैसा कैसे आता है आपके पास। 내가 변하면은 야, 너 어떻게 됐냐? 애터미 하라고 하세요. 다 합니다. और वो कैसे कर सकते हैं आप लोगों को बता सकते हैं कि एटॉमी कीजिए। 분명히 말씀드리지만은 우리 팀 안에 지난 과거 보잘것없었다고 놀리지 마세요. और आपको कितना भी कोई कुछ बोलता रहे तो उसके लिए आप कभी भी बुरा फील मत कीजिए। 오히려 그 사람을 더 축하해주고 너 때문에 애터미가 클 거다 이렇게 격려를 해주셔야 돼요. क्योंकि आगे आने वाले समय में वही लोग आपको फिर कॉन्ग्रेचुलेट भी करने वाले हैं, वही लोग आपके लिए अच्छा भी बोलने वाले हैं। 애터미 지금 리더들 중에 윤영석 일본 대표 빼고는 전부 다 거지들이었어요. और अभी देखा जाए तो एटॉमी में जो लोग मेरी एज के जितने भी लोग हैं जो एटॉमी में हैं वही लोग अभी काम कर रहे हैं, वही लोग अभी हेल्दी है, बाकी जितने भी और लोग हैं वो लोग सब लोग हट चुके हैं। 야, 너 대단하다. 어떻게 그래 어렵게 살면서도 이렇게 성공을 했느냐? 이 소리가 들리는 순간에 사람들은 몰려옵니다. और जैसे और फिर वो लोग बोलते भी हैं कि तुम सही में बहुत ग्रेट हो, तुमने एटॉमी में के साथ काम किया और तुम अभी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो। 저는 지금도 한 번씩 이렇게 생각해 보면은 내가 무슨 복이 많아서 애터미를 만났을까 하는 생각을 합니다. मैं अभी भी सोचता रहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या अच्छा काम किया था जो मुझे एटॉमी जैसी कंपनी मिली। 만약에 내가 애터미를 안 하고 택시 기사나 도둑장 하고 있었다면은 저는 벌써 죽었을 겁니다. और अगर मैं मानता हूँ कि अगर मैं एटॉमी ज्वाइन नहीं करता और अभी वो टैक्सी वाला चलाने वाला काम ही करता रहता तो अभी तक मैं मर चुका होता। 의사가 그러더라고요. 이 제가 콩팥하고 전립선암이 걸렸었는데 이거를 칼로 배를 찧어서 하면은 바로 암 환자가 돼버리는 거예요. और क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था और ये साइड को जो है कट करके उसके बाद फिर उसको निकाला गया था। 신경도 끊어버리고 뭐 모세혈관도 끊어버리고 다 끊어버리기 때문에 환자가 되는데 로봇으로 하면은 딱 필요한 부분을 레이저로 뻥 뚫어가지고 드러내버려요. और अगर वैसा अगर मैं ऑपरेशन कराता पूरा कट करके चाकू से कट करके कराता तो वो उसमें पैसा तो कम लगता बट उससे मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो सबसे एक्सपेंसिव होता है लेज़र ऑपरेशन वो मैंने कराया था, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा होल करना होता है और वहाँ से वो कैंसर को निकाल देते हैं। 로봇 수술하고 나면은 약도 안 먹죠, 방사선도 안 하죠, 항암도 안 하죠. और इसके कारण लेज़र ऑपरेशन के कारण ना मुझे बार बार जाके वहाँ टेस्ट कराना होता है, ना मुझे कोई दवाई खानी होती है, ना मुझे डॉक्टर को वापस दिखाना होता है। 그러면 의사 퇴근할 때 뭐라 놨다면은 영양제 좋은 거 많이 드십시오 이렇게 이야기를 합니다. और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं बस हेल्थ सप्लीमेंट खाता रहता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा। 지금 애터미에 최고 면역 하정제 해모임이 있죠, 논이 있죠. अभी जो सबसे अच्छा कोरिया का हेल्थ सप्लीमेंट एटॉमी का हेल्थ सप्लीमेंट है वो हेमोइम है, नून है। 다른 거는 못 드시더라도 비싸서 못 드신다면은 유산균하고 비타민은 꼭 드세요. और कुछ भी ना खाएं लेकिन विटामिन आप लोग जरूर यूज करें। 여유가 되시면 해모임 드시고 और अगर थोड़ा सा और अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हेमोइम भी जरूर खाएं। 얼마만큼 좋은 제품이냐 그랬더면은 의사가 한 소리가 제 몸속에 암이 16년 전에 발생한 거랍니다. और ये कितना अच्छा है हेमोइम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मुझे कैंसर हुआ था ये 16 साल पहले हो चुका था, 근데 में आ चुका था, 딱 그 자리에 머물러 있었던 거예요. लेकिन बस उसी प्लेस पे था। 왜 그러냐면 딱 16년 전에 제가 애터미를 시작하면서 해모임을 엄청 먹었거든. क्योंकि उससे जस्ट पहले से मैंने जो है हेमोइम खाना स्टार्ट कर दिया था जब मैं एटॉमी ज्वाइन किया था तभी। 그 초창기 때 돈 없는데 어떻게 먹었냐고 물어보는 사람들이 있습니다. अभी ऐसे भी लोग होंगे जो पूछेंगे तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं था स्टार्टिंग में, तो पैसे कैसे हेमोइम खाए? 근데 그때 해모임이 잘 안 팔렸어요. क्योंकि उस टाइम पे हेमोइम ज्यादा बिकता नहीं था। 그래서 유통기한이 다 돼가면은 그 김치병 대표가 비밀품이나 도장을 칵 찍어가지고 공짜로 많이 줬어요 우리한테. तो उस टाइम पे जो हमारे सीईओ थे और हमारे जो मिस्टर किम थे वो लोग ऐसे फ्री में हेमोइम हम लोगों को देते थे खाने के लिए। 그때도 돈을 주고 사 먹으라 했으면 돈이 없으면 못 사 먹었을 건데 공짜로 주니까 엄청 먹었죠. और क्योंकि उस टाइम पे पैसा भी नहीं था और पैसा होता भी तो हो सकता है कि मैं नहीं खरीदता, लेकिन फ्री में वो लोग बांट रहे थे तो मैं बहुत ज्यादा खाया है हेमोइम, बहुत ज्यादा मैंने यूज किया। 사람이 되려면 된다고 애터미를 만나가 잘 나가고 있는데다 해모임까지 공짜로 얻어먹었으니까 제 몸이 좋아질 수밖에 없죠. और क्योंकि ये बहुत फ्रीली मिला मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया, हेमोइम अच्छा से मैंने यूज़ किया, तो इसलिए
मुझे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इसका कैंसर का। 저는 어디 가도 큰 소리입니다. 어디 가도 큰 소리 친다. और मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपने बहुत तेज आवाज में बात करता हूँ। 다른 네트워크 회사 리더들하고 만나면은 뭐라고 시비 걸면은 저는 그럽니다. 너희 회사 और मैं दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर वहाँ के लोग मिलते हैं मुझे तो उनसे भी मैं बातें करता हूँ। 그럼 네가 먼저 너희 회사 자랑 5가지만 해봐라. 자랑을 5가지 하라는 거예요. और मैं उनसे 5 चीजें जो है वो बोस्ट करता हूँ 5 चीजों के बारे में। 그러면은 저는 그럽니다. 우리 해태민은 자랑하려고 밤새도록 해야 돼. बट वो पूछते हैं कि 5 चीजें बता दो जो एटोमी में बहुत अच्छी है, तो मैं बोलता हूँ कि 5 चीजें नहीं, मैं तुमको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको पूरे रात बैठना पड़ेगा मेरे साथ। 그들이 네트워크를 몇십 년 하면서 한 번도 들어보거나 직접 본 거 없는 것이 애템이 다 있습니다. और क्योंकि वो लोग वो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो एटोमी से बिल्कुल अलग है, वो लोग इस एटोमी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए हैं अभी तक। 심지어 아메이의 높은 분하고 제가 술 한잔하면서 그분이 나중에 그러더라고요. 솔직히 말해서 나도 애템에 가고 싶었다. जब मैं एक बहुत बड़े आदमी थे, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बहुत बड़े आदमी से मिला था और उनसे जब एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, तो वो सही में जो है ज्वाइन करना चाहते थे और एटोमी में काम करना चाहते थे। 자기는 애템이 잘 될 거를 알았대요. वो उनको समझ में आ गया था कि एटोमी बहुत अच्छा काम कर रही है। 근데 그 당시에 아메이에서 나오는 수당이 못 받아지니까 못 왔고 애템이도 처음 시작하니까 못 왔대요. 처음이라서 못 왔다는 거예요. 수당 때문에 못 왔는 거예요. और लेकिन क्योंकि उनको अलग जगह से जो है इनकम आ रहा था, अलग जगह से पैसा आ रहा था, इसलिए वो जो है शिफ्ट करना नहीं चाहते थे और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 지금은 오고 싶어도 배신자 소리가 나오기 때문에 못 온답니다. और अब वो इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि अब सब लोग बोलेंगे कि अच्छा वहाँ छोड़ के अब जाके ये इधर आया है। 지금 여기 앉아 계시는 분들은 편안한 마음으로 큰 소리 치면서 사세요. और मैं इसलिए आपको अभी ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फ्रीली और बहुत ही प्राइडली जो है एटोमी के बारे में कहीं पे भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। 그리고 우리 홈페이지를 최대한 활용하세요. और अपने जो हमारा होम पेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। 제가 이 파워포인트를 만들어 놓고 깜빡하고 못 갖고 오는 바람에 급하게 만들었는데 어떻게 트는 줄을 몰라갖고 지금 못 보여드리고 있는데 अभी मेरे पास पावर पॉइंट तो था लेकिन वो जो है वो मैं लेके नहीं आया। इमरजेंसी में मैंने पावर पॉइंट बनाया लेकिन वो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। 다른 다단계 해보신 분들은 아실 겁니다. 옛날에 어쩌다가 큰 돈을 한번 받으면은 그 은행 통장에 복사해가지고 마르고 닳도록 보여주잖아요. 실제로 돈이 없는데도 통장을 가짜로 보여준다는 거예요. और ऐसा पहले जो लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि वो लोग जो है अपना जो बैंक का पासबुक है वो दिखाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ गया है, लेकिन वो जो होता है बहुत फेक होता है। 그런데 애터미는 실시간으로 뜨는 수당을 보여줍니다. लेकिन एटोमी क्या है, एटोमी आपको उसी टाइम में रियल टाइम में आपके पास कितना पैसा है, कितना इनकम जनरेट हो रहा है वो रियल टाइम में दिखाती है। 거짓말하는 거 다른 어떤 네트워크에서 가서 실시간 수당 보장은 없습니다. 그 자체가 없어요. और ये बाकी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं। 그걸 왜 그랬느냐? 회장님이 거짓말을 하지 말라고 딱 만들어놨 거예요. वो ऐसा क्यों है क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि झूठ नहीं बोलना है 남을 속이거나 기만해서 등록시키지 말라는 소리입니다. और जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स है उसी को आपको सामने रखना है। 다른 네트워크에서는 배팅을 강요를 합니다. और बाकी जितने भी मार्केटिंग कंपनी है वो सब लोग जो है बेटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा और वो बहुत ही आराम से लीगलाइज भी मानते हैं वो लोग। 우리 애터미는 배팅을 치는 것도 뭐 벌을 줘요. और लेकिन अगर हमारी कंपनी में अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। 회사는 이익인데도 벌을 준다니까요. वो उस पे उसको पेनल्टी लग सकता है। 그게 왜 그러냐? 밑에 파트너들 강압을 시켜서 배팅을 시키니까 그러는 거예요. और क्योंकि अगर बेटिंग कोई करता है तो उसका जो हर्जाना है जो उसके नीचे वाले पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा, इसलिए ये जो है बिल्कुल ही इलीगल है हमारे। 이런 한 가지를 짚어보면은 와 이런 회사가 있냐? ये एक एक चीज़ को अगर आप ऐड करते जाएंगे, एक एक छोटे छोटे चीज़ को जो कि अच्छे पॉइंट्स हैं हमारी कंपनी का, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। 이거를 어느 정도 알 수 있는 곳이 सक्सेस 아카데미고 원데이 세미나입니다. और इन सब चीज़ों को कैसे जान सकते हैं आप? सक्सेस एकेडमी और वन डे सेमिनार के थ्रू जान सकते हैं। 원데이 세미나 सक्세스에는
양손에 파트너 한 명씩 잡고 절대로 빠지지 말고 다니시기 바랍니다. और मैं चाहूँगा आपसे कि अपने पार्टनर्स का हाथ पकड़िए और एक एक पार्टनर भी करके जो है पकड़ के लेके और वन डे सेमिनार और सक्सेस सेमिनार में जरूर आइए. 그렇게 하시고 스폰서 파트너 간에 라이프 시나리오를 2달에 한 번씩 쓰세요. और कम से कम 2 बारी आप अपना लाइफ सिनारियो जरूर लिखें अपने पार्टनर्स के साथ. 인생 시나리오를 안 쓰니까 1년이고 2년 전이나 3년 전이나 지금이나 똑같은 생각을 하는 거예요. अगर लाइफ सिनारियो आप नहीं लिखते हैं तो 1 साल 2 साल या 3 साल आपके लिए सब कुछ बराबर ही रहेगा. 내 목표를 명확하게 딱 적어놓고 그 목표대로 움직인다면은 아마 지금 여기서 노얄 마스터 나와 있어야 돼요. और अगर सही में आपका गोल सेट है और अगर आप लाइफ सिनेरियो लिखते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा तो आपका गोल सेट रहता है और उतने टाइम पीरियड में आप वो चीज़ अचीव करते हैं. 그래서 지금 이 자리에 계시는 사르노즈 마스터 분들께 먼저 부탁을 드립니다. मैं सैलून रोज मास्टर जो है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. 나는 3월 하반기부터 스타트한다는 목표를 정하십시오. 3월 하반기 3월 16일부터 말일까지 스타 마스터 가겠다고. आप स्टार मास्टर तक चले जाएंगे मार्च 26 के अराउंड वो आप कमिटमेंट कीजिए अपने आप से. 3월 상반기에 다 모아놓고 나 좀 도와주라. और उन सबको मार्च तक में इकट्ठा करेंगे सबको और उन सबको अपने पार्टनर्स को बोलेंगे कि हमको मुझे थोड़ा हेल्प करो ताकि मैं स्टार मास्टर तक जा पाऊँ. 내가 몇 년간 사르노즈를 하니까 지금 막 들어오거나 제 밑에 있는 파트너들이 너무 힘들어한다. और क्योंकि मैं अभी सैलून रोज मास्टर हूँ तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है. 그래서 나를 스타 마스터를 보내주면은 그네들이 세일 마스터가 되고 세일 마스터만 돼도 और 좋잖아요. मैं सैलून रोज मास्टर से ऊपर स्टार मास्टर जाता हूँ तो नीचे वाले जो लोग हैं वो लोग भी सैलून रोज मास्टर बनते हैं और नीचे ऑटो सेल्स मास्टर्स भी और फिर और ज़्यादा आते हैं. 조금 파트너들한테 그런 소리 한다고 해서 자존심 상한 일 아니에요. और ऐसा रिक्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं तो अपने पार्टनर्स को. 나를 믿고 사업하는 파트너들이 수입이 된다면 무슨 짓이든 하겠다. और उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा आपको और कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि जैसे ही आप ऊपर जाएंगे साथ साथ आप उनको भी एक स्टेप ऊपर उन लोगों को भी लेकर आएंगे. 그리고 또 한 가지 부탁드리고 싶은 거는 스폰서든 파트너든 나이가 어리다고 반말을 안 했으면 좋겠어요. और एक और चीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाहे आपके स्पॉन्सर हों चाहे आपके पार्टनर्स हों चाहे वो डाउन लाइन पार्टनर्स हो कभी भी उनसे इनफॉर्मली बहुत गलत तरीके से या इनफॉर्मली तू तड़ाक करके बात नहीं करें. 저는 애터미 20대 직원들한테도 말 안 놓습니다. मैं इतने समय हो गया है लेकिन मैं आज तक भी किसी से गंदे शब्दों में बात नहीं किया है एटोमी में. 고급 회사 최고의 회사에서 직원들이 반말 찍찍하고 욕찍을 해복하면은 객 다 떨어지잖아요. और अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसमें भी लोग जो हैं बहुत फॉर्मली मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं कभी भी कोई एक दूसरे को गाली नहीं देता है. 김성일 림피엘이 저보다 10살이 어려도 스폰서이기 때문에 저는 각듯이 대접합니다. और चाहे हमारे स्पॉन्सर हों चाहे डाउन द लाइन हो मैंने भी आज तक कभी भी किसी से गलत शब्दों में बात नहीं की है. 서로가 서로를 존중해야 됩니다. 서로가 서로를 존중해야 됩니다. और आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को. 그렇지 않으면은 악순환은 계속되는 겁니다. और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रॉब्लम होगी आपस में. 파트너들이 센터에 나왔을 때 즐거운 마음으로 기분 좋게 일할 수 있는 분위기는 리더들이 만들어 줘야 되는 거예요. और जब सेंटर्स में लोग आते हैं अपने पार्टनर्स आते हैं तो उन लोगों का अच्छा उनका दिमाग रहे अच्छा मूड रहे खुशी से उनसे मिलिए ताकि वो अच्छे मूड में रहें और अच्छे मूड से काम करें. 리더들이 끊임없는 비전을 제시하고 나 이번에 3월 16일 말까지 일처럼 하면 한다. 내 스타마스터 가는데 좀 도와주라. 누구 갈래? 이러면 의논을 한번 해보세요. और एक बार अपने साथ अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनको साथ में बिठा के ऐसा बात करके देखिए कि हम जो है आगे आने वाले समय में स्टार मास्टर में जाना चाहता हूं तो आप लोग मुझे हेल्प कीजिए. एक बार उनसे बात करके देखिए और मेरे साथ साथ और कौन जो है ऊपर और लाइन में जाना चाहता है इससे एक बार उनसे बात करके देखिए. 아마 어느 나이든지 세일즈 마스터는 2명만 나오는 게 아니고 5명, 6명씩 나올 거예요.
और 후보자들이. और जैसे ही ये काम करेंगे आप तो 5 से 6 जो है आपके पास सेल्स मास्टर जो है अपने आप से क्रिएट हो जाएंगे. 많이 나올수록 좋습니다. 그래 경쟁 붙어가지고 서로 세일즈 마스터 가려고 노력합니다. और जितना ज़्यादा आपके पास सेल्स मास्टर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. 그리고 그게 되든 안 되든 또 4월 1일부터 또 다시 출발하는 거예요. और चाहे वो आप उस चीज़ को अचीव करते हैं या नहीं करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर से एक और उस समय जब वो टाइम लाइन ख़त्म होता है तो फिर एक और आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप से और अपने पार्टनर से कि अब यहाँ से हमको और आगे जाना है और इस टाइम पीरियड के अंदर जाना है. 어렵게 세일즈 마스터를 가고 그 다음번에는 이제 한두 달 쉬는 시간이 되고 안 가요. 스타 세일즈 마스터 가고 나서 바로 또 가야 되는데 또 쉬어버린다는 거지. लेकिन जो है जैसे ही एक स्टेप पे जाते हैं सेल्स मास्टर के या ऑटो सेल्स पे, उसके बाद फिर आपको एक और लाइन जंप करना होता है, लेकिन वैसा जल्दी लोग करते नहीं है. वो लोग एक आध महीने जो है डिले कर देते हैं. 실질적으로 스타 마스터 갈 때까지는 숨도 쉬면 안 돼요. और 그냥 계속 가야 돼요. मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको जब तक आप स्टार मास्टर तक नहीं चले जाते हैं तब तक आपको जो है सांस भी नहीं लेना चाहिए. 그리고 영업 최고 잘하는 사람이 강매를 잘하는 사람입니다. 강제로 파는 거. 아는 사람들한테 강제로 파는 거. और जो लोग आपके करीब हैं उसको आप प्रेशराइज भी कर सकते हैं, अच्छे से मतलब पॉजिटिवली प्रेशराइज भी कर सकते हैं. 그러면서 이 물건을 팔아주려 하지 말고 나 좀 도와줘. और उनको आराम से भी बोल सकते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए. 나는 우리 팀의 리더라서 체면 좀 살려주라. 이거 한 개 더 사주라. 너희 집 필요하잖아. और 이렇게 उनको ये भी बता सकते हैं क्योंकि मैं लीडर हूँ तो आप मुझे पुश करो, फिर मैं आपको भी खींच के ऊपर लेके आऊँगा. 그러고 나서 내가 스타마스터 돼가지고 한번 탁 네가 소주 사주는 네가 물건을 많이 사주는 바람에 내 스타마스터 소주 한잔 사게 하면 한 술도 한 잔 탁 사주고 이렇게 해버리면은 팍 빛나잖아요. और जैसे ही आप ये कमिटमेंट करते हैं कि हाँ ठीक है मैं स्टार मास्टर बनूंगा तो उसके बाद मैं भी आपको हेल्प करूंगा और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत पॉजिटिवली अगर आप बात करते हैं तो आप देखिएगा कि इसका असर जरूर होगा. 그리고 자녀들 20대 이상 자녀들은 애터미 시키세요. और जो भी लोग आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं अगर जो भी 20 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको जरूर एटॉमी ज्वाइन कराइए. 한국 리더들은요. 저년은 대학교 졸업하면 대기업에 취직하는데 저도 우리 아들이 고등학교 선생님인데 못하게 하고 애터미 시키거든요. और कोरिया में देखें तो जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो लोग सब लोग ऐसा ही काम किए हैं. मैं भी अपने बेटे के साथ उनको भी अपने लाइन में जोड़ा हूँ. मैं भी 앞으로 저는 10년 안에 애터미는 취직을 최고로 잘 되는 회사가 될 겁니다. मैं मानता हूँ कि आने वाले 10 साल में जो है एटॉमी एक बहुत ही अच्छी कंपनी हो जाएगी जहाँ पे हम लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आराम से ज्वाइन करके और आराम से उसका जो है इनकम जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं. 얼마 전에 발표됐는데 한국에서 일하기 좋은 기업 2위로 애터미가 선정됐습니다. और कुछ समय पहले ये डेटा आया है कि अभी कोरिया में जो है एटॉमी जो है दूसरे नंबर पे कंपनी है अच्छा बिजनेस देने के लिए और अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए. 작년에는 매출 대비 기부금 1위 기업입니다. 작년에 1위 매출 기업, 매출 대비 기부. और डोनेशन में जो है एटॉमी जो है कोरिया में लास्ट ईयर नंबर 1 पे थी. 작년에 한국에 큰 산불이 났는데 우리 회장님이 개인적으로 그럽니다. 우리 애터미 사업자든 직원이든 애터미에 일하는 자체를 자랑스럽게 생각하고 자부심을 갖는 회사를 만들겠다고 늘 말씀하십니다. और इस तरह से जो है हमारी कंपनी जो है हमेशा से एक तो कमिटेड तो है ही डोनेशन वगैरह के प्रति और हमारे लोगों के प्रति भी बहुत कमिटेड है. 아무리 그것만 번지르하게 해놓고 사기쳐먹는 회사들이 얼마나 많습니까? 그것만 멀쩡하게 만들어놓고 직원들 속이고 사기치는 회사들이 많다고요. ऐसा बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे सिर्फ एक कंपनी का स्ट्रक्चर बना दिया गया है और वहाँ पे बहुत सारी गलत काम होता है. 애터미는 보이진 않지만은 알게 모르게 뒤에서 엄청 도우고 있습니다. 사업자들을.
एटॉमी में ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल तो नहीं है, बट हम लोगों का वैल्यू सिस्टम बहुत हाई है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। 이렇듯 회사가 좋은데 사업자가 기죽을 이유가 뭐가 있습니까? अगर कंपनी भी अच्छी है और यहाँ पे लोग अच्छा से काम कर सकते हैं तो 자부심을 가지고 큰 소리 치십시오. बस आपको जो है कॉन्फिडेंस रखना है और एटॉमी के बारे में सबको बताते रहना है, बस ये काम करना है। 그리고 나는 자랑스러운 애터미의 왕이 될 거다, 임페리얼이 될 거다는 생각을 하루도 빠지지 말고 머릿속에 가지고 있어야 됩니다. और आपको दिमाग में हमेशा एक दिन भी भुलाए बगैर हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आप इंपीरियल तक जाएंगे। 그래서 늘 겸손하시고, 그래서 우리 회장님이 사원에 겸손하라고 넣어놨잖아요. 사람과 사람 사업이잖아요. 사람과 사람을 만나는 사업에서 겸손이 최고입니다. और इसलिए हमारे सीईओ भी बोलते हैं कि जो ह्यूमन का रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेशन है, वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे वो है। 저는 애터미를 시작해서 다 좋았지만 가장 좋은 점을 꼽으라면은 저는 전 세계의 많은 파트너들을 자랑합니다. और पैसा तो खैर अलग बात है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे एटॉमी में ये लगा, जब मैं एटॉमी से मिला तो मेरे हर कंट्री में जहाँ जहाँ एटॉमी है वहाँ मेरे पार्टनर्स हैं और मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला। 지금 웬만한 나라에 파트너 다 있기 때문에 전화만 하면은 공항에 탁 데리러 오지요. और जैसे ही मैं कहीं जाता हूँ, किसी कंट्री में जाता हूँ, अपने पार्टनर्स को कॉल करता हूँ तो वो आ जाते हैं मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए। 말레이시아 가면은 그 최고 직급자가 집을 좋은 걸 샀는데 2층에 제 방을 딱 만들어 놨습니다. और 내 방을 만들어 놨다. मलेशिया में इनके एक पार्टनर हैं जो कि अपने जो उन्होंने अपार्टमेंट अपना बड़ा सा बनाया, अपना घर जो बनाया बंगलो, उसमें से इनके लिए भी एक रूम बनाया है। 그래서 말레이시아 가면 호텔에 안 잡니다. इसलिए मलेशिया में मैं होटल में नहीं रहता हूँ। 애터미 하기 전에 해외도 한번 못 나왔던 내가 200개 이상 해외를 다니면서 그 많은 사람을 사귀었다는 게 저는 기적이라 생각합니다. और मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि एटॉमी में ज्वाइन होने से पहले मैं एक भी कंट्री में नहीं गया था, बट एटॉमी ज्वाइन होने के बाद जो है मैं लगभग 200 कंट्री में घूमा हूँ और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। 물론 인도는 느리기 때문에 해외 뭐 신경 안 써도 충분한 나라지만은 इंडिया जो है ऑलरेडी जो है बहुत ही बड़ा कंट्री है और इसका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। 그래도 저는 제하고도 이렇게 알아졌잖아요. और मेरे भले ही यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। 여기서는 이랬지만은 한국 सक्세스에 오셔갖고 한 만나보세요. 더 반갑습니다. और यहाँ के अलावा अगर आप कोरिया में आएंगे और कोरिया में सक्सेस में मिलेंगे तो वो भी और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 한번 만났으니까 죽을 때까지 영원히 한 마음 한 뜻으로. मुझे लगता है कि एक बार हम लोग मिल गए हैं तो ये एक काइंड ऑफ फॉर्चून है कि अब हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। 우리 모두가 한 마음 한 뜻으로 한 곳을 바라보면서 한 곳으로 가야 됩니다. और हम लोग को एक मन, एक अपना एक तरीका और एक मेथड से जो है एक पाथ को चूज करना है और एक गोल को अचीव करना है सब लोगों को साथ में। 그럼 모두 다 성공자가 되는 거예요. और तभी आप लोग हम लोग सब लोग जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे। 내 좌우에 두 명의 성공자를 만들어야만이 내가 성공하는 듯이 밑으로 계속 내려가면서 두 명 만들면은 1456명을 만들면은 임페리얼 마스터가 됩니다. और जैसे ही आप लोग अपने दोनों साइड में दो अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्रिएट करते हैं, वो लोग फिर और नीचे ऐसे करते जो है 4500 के अराउंड अगर कर लेते हैं तो आप अपने आप से इंपीरियल चले जाएंगे। 제가 말씀드리는 건 숫자는 딱딱 두 명씩 맞췄을 때 이야기고 실질적으로 인테리어를 가면은 거의 10,000명에 가까운 사람이 직급자가 되는 겁니다. और अगर आप इंपीरियल जाते हैं तो सिर्फ आप इंपीरियल नहीं जाते हैं, आप हजारों लोगों को जो है अपने साथ में एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, उनको पैसा बनाने का मौका देते हैं। 얼마나 내가 생각해도 내가 자랑스럽죠. और मैं सिर्फ ये बात सोचता हूँ तो भी मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। 그런 재미를 느끼시면은 지금까지 내가 보기는 지금 산업노조 마스터분들 몇 년 전에 봤거든요. और मुझे लगता है कि अगर सिर्फ ये चीज को भी आप अगर फील करेंगे जितने सर्वोज मास्टर हैं तो 물론 그 지금 안 보이시는 분이 더 많습니다만은 지금 여기 앉아 계시는 분들은 반드시 때문에 최고 성공자가 되실 겁니다. बट मैं बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी
लोग बैठे हुए हैं वो लोग जरूर सक्सेसफुल होंगे एटॉमी के थ्रू। 애터미를 해야 되나 말아야 되나 고민하실 게 아니고 언제든 빨리 간다는 생각을 하셔야 됩니다. एटॉमी करना है नहीं करना है ये बात छोड़ दीजिए, एटॉमी में कैसे जल्दी से सक्सेसफुल होना है इस पे ध्यान दीजिए। 한국인들이 빨리빨리 문화 아시죠? आप लोग जानते होंगे कोरिया में जल्दी जल्दी वाला कल्चर है 그것 때문에 오늘날 한국 잘 살게 된 거예요. और इसलिए कोरिया जो है अभी अच्छा कर रही है और अच्छा लाइफ स्टाइल है कोरिया का। 할 때 빨리 하고 돌 때 जब 노는 जाना 거예요. है तो जल्दी जाना है। 그렇게 하지 않으면은 잠깐 쉰다는 게 1년 가버립니다. और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे आप बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए, तो वो थोड़ा टाइम जो है वो 1 साल का टाइम हो जाता है। 끊임없이 뭉쳐서 돌리면 금방 성공할 수 있습니다. और लगातार अगर आप काम करते रहेंगे, लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। 인도에서 거짓말 아니고 리더스 클럽 10명만 딱 탄생해 보세요. 석세스장에 몇천 명씩 몰려들 겁니다. और थोड़े दिन रुक जाइए, यहाँ पे अभी और ज़्यादा लोग भरने वाले हैं, सिर्फ मेरा विश्वास रखिए। 예. 물건 제품이 가짓수 적다고 자꾸 불평하시는 분들이 있는데 매출 올라가고 회원 많아지면 넣지 말아도 물건 계속 들어옵니다. और अभी थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लोग बोलते होंगे प्रोडक्ट को देने में और कुछ करने में, बट जैसे जैसे उसका इनकम आपके पास आता रहेगा और उसका पॉइंट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो आप उन चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाएंगे। 지금 말레이시아도 아자몰이 생겼고 대만 타이완에도 아자몰이 생겼거든요. 인도도 회원 수가 많아지고 직급자가 많아지고 그러면 아자몰 탄생합니다. और मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मलेशिया में और बाकी जगह पे लोग जल्दी से सक्सेसफुल हुए हैं, आप लोग भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। 그래서 기왕에 하는 거 나는 3년 안에 끝내겠다 생각하십시오. बस आपको बस बिलीव रखना है कि 3 साल में आप लोगों को ये काम कर लेना है। 회사에서 내보고 단 한 번을 네 어느 나라 가서 강의하라 소리 한 적 없습니다. 회사에서 가라는 소리 안 한다고. 집에 있어도 놀아도 왜 노느냐? 거기 좀 가라 소리 안 합니다. और ये आप कहीं पे भी बोलेंगे कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, तो जल्दी लोग विश्वास नहीं करते। 내가 가고 싶고 내가 계획하면 오는 거예요. बस आपको अपने में बिलीव रखना है और अपने आप से बोलना है कि आपको ये काम करना है। 이렇게 좋은 회사 시작했으니까 남들보다 하루라도 빨리 마치겠다는 생각을 하셔야 됩니다. और इतना अच्छा कंपनी से आप मिले हैं तो एक दिन ही सही, लेकिन एक दिन बाकी लोगों से एक दिन पहले आपको सक्सेसफुल होना है, ऐसा बस दिमाग में रखिए। 사실 초창기 때 미국을 가든 유럽을 가든 한 사람 더 만나기 위해서 관광이라고는 안 했어요. और इससे पहले मैं भी नहीं सोचता था कि यूएस जा पाऊंगा, यूरोप जा पाऊंगा कभी। 지금은 가면은 반드시 관광 일정을 잡습니다. और अभी मेरे पास जो है पूरा शेड्यूल है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कब कब जाना है। 지금은 시간도 많죠. 돈도 좀 있죠. अभी मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास पैसा भी है। 옛날에 고생할 때는 비행기도 이코노미 타고 다녔지만 지금은 비즈니스 타고 다닙니다. और इससे पहले जो है इकोनॉमी में ही ट्रैवल करता था मैं, लेकिन अब जो है बिजनेस क्लास में भी जाता हूँ, 완벽한 성공자가 될 수 있다니까요. क्योंकि मैं कंप्लीट जो है सक्सेसफुल लीडर बन चुका हूँ। इसलिए 임페리얼 가실 거죠? आप जाएंगे इंपीरियल तक? 예, 좋습니다. 반드시 임페리얼 가시고 모두 다 성공하시기 바라면서 마치겠습니다. मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग इंपीरियल तक जाएं और सब लोग सक्सेसफुल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। 예, 감사합니다.